आपको फैक्ट दे देता। आपको आर पुनैया और बिरसा सिंह लिखना है, थ्योरी ऑफ ऑब्जेक्टिविटी ये सब डिफाइन करना है। और आपको जब कल बताए थे 299 का 2 और जो है 100 का क्लाउज 2, 100 का क्लाउज 3, ये जो है अच्छे से लिखना है। फिर से लिख लो 99 का 2, 100 का क्लाउज 2 और मतलब क्लाउज 3, ये जो आर पुनैया और बिरसा सिंह में लिखना है। उसके बाद बताए थे एक आएगा आपका क्वेश्चन। सर डाउट है एक, जैसे आर पुनैया और बिरसा सिंह में तो जैसे आईपीसी दिख रहा हुआ, पर अब बीएनएस हो गया, क्या हम केसेस में भी बीएनएस लिख सकते हैं उनको? अरे बीएनएस ही लिखना है, आईपीसी मत लिखना, ठीक है? सबको बीएनएस में लिखो, ठीक है? लेकिन मैम बोल रही थी कि ये केसेस तो बीएनएस के नहीं है। ना फिर उतना आईपीसी के केसेस हैं। ये कब से शुरू की क्लास? अरे बस अभी शुरू हुई है। वैसे बच्चे पूछ रहे हैं डाउट, अभी क्लास नहीं शुरू हुई है, ठीक है? तो मतलब ये होता है, सबसे पहले सुन लो, अभी सिर्फ आपको बीएनएस ही लिखना है, आईपीसी मत याद करने ना, उसका कोई काम नहीं है। वो बोल दी मैडम, उससे क्या देखो। उसके बाद जो है वो जो बताए थे दूसरा, तो एक आपका क्वेश्चन आएगा उस पे केएम नानावती पे, जो एक ही बार जो है मतलब कोई ऐसा चीज देख लिया, जैसे कि कोई आर्मी घर आया, उसने देखा जो उसकी पत्नी दूसरे के साथ है, या मतलब इस टाइप का है जो कोई फादर जो है अपने डॉटर को किसी के साथ देख लिया, तो इस टाइप का अगर फैक्ट दे दे तो कहीं ना कहीं इसमें आपको लिखना है जो एक्सेप्शन 1 है। एक्सेप्शन तो आपको चारों लिखना है, लेकिन जो 100 का एक्सेप्शन वो है गैर सडन प्रोवोकेशन का 3-4 पॉइंट है, वो आपको अच्छे से लिखना है। जो मेरे इस क्लास वो किए होंगे उनको मैंने बताया था, तो ये जो आपको लिखना है इसमें क्या नानावती में। तीसरे प्रकार का क्वेश्चन आता है ग्यारसी भाई और धीरजिया वाला आपका आएगा, इसमें कि आप लोगों को पता ही है जो एक सुसाइड करने के लिए गई और एक हस्बैंड पीछा कर रहा था तब सुसाइड कर ली। तब जो है आप लोगों को लिखना है 293, सॉरी हम भी आईपीसी पे पहुंच जाते हैं, 99 का क्लाउज 3 और 300 का सॉरी 100 का क्लाउज 4, ठीक है? 99 का क्लाउज 3 और 100 का क्लाउज 4। हाँ, ये आपको लिखना है। बोल दीजिए सर। ये जो देखे धीरजिया और ग्यारसी भाई पे आए तो 99 का क्लाउज 3 और 100 का क्लाउज 4, ये आपको लिखना है। अब एक टाइप का क्वेश्चन आता है जो जैसे वो मुसरुनु वाला है, जिसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ मेल है, जो मारना किसी को चाहता था और कोई गया मन, तो उसमें लिखोगे आप सेक्शन 102। और अगर मानो नेग्लिजेंस का क्वेश्चन है तब आपको सेक्शन 106 का क्लॉज 1 लिखना है, और 2 को थोड़ा वो कर लेना, इसमें क्या दिक्कत थी जो भी लागू नहीं हुई। इतना लिखोगे तो 5 टाइप का क्वेश्चन है, इसमें आपके 3 तो फिक्स ही आएंगे। नेग्लिजेंस में कौन सा लिखना है? 106 का क्लॉज 1। लेकिन एक सेक्शन को इतना इलेबोरेट कैसे करेंगे, मतलब कुछ थोड़ा बता देते। अब क्लास के बाद पूछेगा, कॉन्टेक्ट का क्लास है ना, बच्चे सब बीएनएस पढ़ने नहीं आए ना, ये अब जो है क्लास के बाद बोले थे ना आंसर राइटिंग कराएंगे सर ठीक है, आज एक आंसर करा देंगे लास्ट में। बताइए सर, जो 106 है मुझे नोटिस में पूछना है डेथ बाय नेग्लिजेंस में, उसमें केस कौन सा है यहाँ पे अपने पास लिखने के? अरे 2 केस तो है ना आपका, वो जो ये तो पहले वाला दोनों केस लिखना है। हाँ दोनों लिखो। ओके सर। क्या भाई और कुछ पूछना है? सर मैं ड्यूरेशन पूछना, 1 मिनट में पूछो बस। अच्छा, जो ये नोट्स आपने दिए थे ना, तो उसमें ना ये नहीं पता लग रहा है कौन सा हिस्सा कहाँ तक है और कौन सा टॉपिक कहाँ तक है, सब मिक्स सा लग रहा है मुझको। एक बार बता दो कहाँ से। अच्छा ठीक है, आप पर्सनली हमको मैसेज करके पूछ लेना, ये आपका टिपिकल प्रॉब्लम है। और बताइए, और कोई डाउट है तो लॉ ऑफ कॉन्टैक्ट शुरू करें? तो देखिए आज आप शुरू करते हैं लॉ, अब शुरू करते हैं लॉ ऑफ कॉन्टैक्ट। तो जैसे कि कल आपको बताए थे, बट जो बच्चे कल मतलब ज्वाइन नहीं भी कर पाए थे, कोई दिक्कत नहीं है, मेन क्लास आज है। क्योंकि कल सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास है। आज जो है हम जो है 2015 से लेकर 2024 तक जो भी आपका क्वेश्चन आया है सारा क्वेश्चन कराएंगे। उसी में आपके जितने कंसेप्ट है सारे ही क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि 10 इयर्स में जो है लॉ ऑफ कॉन्टैक्ट का आपका सिलेबस भी लॉ ऑफ कॉन्टैक्ट का ही वही है जो पहले से चलता आ रहा है। तो कहीं ना कहीं 10 ईयर में जो भी टॉपिक है 1 to लेके 10 तक सारा कुछ एक बार कवर हो जाएगा। मैंने जो आपको छुड़वाया भी था उसको भी थोड़ा बहुत डिफाइन कर देंगे। कहीं इमरजेंसी सिचुएशन में जैसे स्टैंडिंग कॉन्टैक्ट छोड़वा दिए थे ना, ये
ये जो टेंडर उंडर होता है, लेकिन कभी कभार 10 मार्क्स में आ जाता है, तो वो भी एक बार बता देंगे। जो इमरजेंसी सिचुएशन हो तो 10 मार्क्स में लिख लेना, ठीक है। तो अब आप बताओ अमन जी। अरे कुछ पूछना है तो, नहीं तो माइक ऑफ करिए। नहीं तो सबका ऑफ कर दूंगा तो डाउट भी नहीं पूछ पाऊंगा। ठीक है, तो अब शुरू करें क्लास। ठीक है, तो स्क्रीन अब शेयर करते हैं। तो आप लोग बस 2 घंटे क्लास के साथ बने रहिए। आपका लॉ ऑफ कॉन्टैक्ट सारा क्लियर हो जाएगा। बस क्लास छोड़ के कोई भी मत जाना, जो जाओगे वो पछताओगे। और थोड़ा ध्यान से कॉपी कलम अपने हाथ में रखना। ये ऑफ कौन दिया है? इस लिंक तो गलत इतना, चलो वैसे लिखिए। ठीक है, तो अब आते हैं इस पे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही देख लेते हैं, उस वाले पे भी। तो ठीक है, प्रीवियस ईयर के साथ ही जो है बच्चे अभी भी जानकारी समझ ही नहीं है, टाइम पे इतना हो गया। अब जो है प्रीवियस ईयर पे आते हैं। अब जिसका छूटेगा वो अपना इससे ज्यादा जो है टाइम तक वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जो है देखिए, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ साथ करेंगे और आपका सिलेबस में बताएंगे ये कहाँ से है। और उसके बाद जो है और आपका सारा कराएंगे 2015 से लेके, उसी के साथ साथ जो भी टॉपिक आएगा सारा टॉपिक भी और सिलेबस में कहाँ है मतलब वो सारा बता देंगे। तो आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आ जाए, तो टीचर जो पढ़ा रहे हैं वो कहीं हमारे काम का है कि नहीं, कहीं एग्जाम में हम अच्छे मार्क्स कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है, ये 2024 से हम जो है शुरू करते हैं, ठीक है। 2015 तक जाएंगे। पहले जो है क्वेश्चन इजी पूछा जाता था, जो कि काफी इजी था, बट अब थोड़ा क्वेश्चन अच्छा पूछा गया, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन 1 से लेके 8 तक करेंगे 2024 का। उसी में लगभग 80% आपके टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। 2023 वाला और 2 वाला जब करेंगे तो 100% आपके सारे इसी में आ जाएंगे। चलिए, तो एक एक टॉपिक लेके करते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन भी देखते जाइए। देखिए, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, आप लोग ध्यान से पढ़िए। ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये हर साल 20 मार्क्स का आएगा। इस साल भी 20 मार्क्स का आएगा। ये 20 नंबर में आता ही है। ये क्वेश्चन आपका क्या है? हे भगवान, भैया पहले एक्सेप्टेंस का करा दो ना। अब हम हमारे हिसाब से करो ना, आज सब कुछ ही कराना है ना। एक्सेप्टेंस का भी आता नहीं है ना। तुम लोग फालतू का क्वेश्चन पूछोगे, उसी में सारा क्लास चला जाएगा। हमें अपने हिसाब से कर, जो एग्जाम में आता है ना वो पढ़ाने दो। उससे कभी कभार आ जाए, मतलब अभी तक सिर्फ 2 बार क्वेश्चन आया है। जो पहले हर बार आता है इम्पोर्टेंट है वो करवाने दो। देखो, कोई नहीं, तो जैसे पढ़ा रहे ना बस सुनते जाओ, और समझ नहीं आए तो वहीं पूछना। द सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द परफॉर्मेंस embodied in the section 52 of the Indian Contract Act is not only lateral impossibility but also include dot caused by impracticality and futility of performance from the point of the object and purpose which the party had in view at the entering of the elaborate the above statement with the help of decided case। सबसे पहले 56 लिखना है और जो इसका केस है वो आपको कहीं ना कहीं पूछा गया है। तो आखिर अब आपको लिखना क्या है? सबसे पहले तो जो बच्चे पढ़ नहीं होंगे उनको तो पता भी होगा, और कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो कि अभी तक लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माने स्टार्ट भी नहीं किए। हम तो सबके लिए पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको सिलेबस दिखाएंगे, सिलेबस में बताएंगे आखिर ये आपका है कहाँ। तो बस हमें जो 1 साल के क्वेश्चन में टाइम लगेगा, उसके बाद सब जो रिपीट ही करता है तो फिर थोड़ा भी टाइम नहीं लगेगा। तो ये देखिए आप, हम माइक थोड़ा प्लीज ऑफ करिए। ये देखिए आपका है टॉपिक नंबर 8 है ये देखिए टॉपिक नंबर 8 है। जो कल ज्वाइन किए इसमें पढ़ना है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये सारा कुछ लिखा हुआ है। बट हम आपको बता दिए थे इसमें ये इतना नहीं पढ़ना है। 37 से लेकर 67 तक पढ़ने के लिए जाओगे तो इसी में आपके 1 वीक लग जाएंगे। तो आपके एग्जाम टाइम में क्या होता है, स्मार्ट स्टडी। आखिर छोड़ना क्या है वो ज्यादा पता होना चाहिए पढ़ने से ज्यादा, क्योंकि जो एग्जाम में आता है और जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ना है। तो आपके एग्जाम में कौन सा आएगा जिसपे केस बेसिस है।
जब आप लोग जुडिशरी के लिए पढ़ोगे या कॉम्पिटिटिव के लिए पढ़ोगे तब सारे सेक्शन पढ़ने होते हैं। तो देखो इसमें आपको बताया कि सिर्फ एक सेक्शन 56 खुद पढ़ना है और उसी पे क्वेश्चन बनते हैं और ये सारे केस हैं, सत्येंद्र घोष, आलोपी प्रसाद, पुंसन, तो ये सारे जो है केस हैं, ये आपको पढ़ने हैं। तो आपको समझ आ गया, टॉपिक 8 से ये क्वेश्चन है और कहीं ना कहीं 56 मतलब 20 मार्क्स का क्वेश्चन है और हर साल 20 मार्क्स का होगा, इस साल भी आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। ये हो गया। अब देखिए लिखना कैसे है, तो हम आपको सिनॉप्सिस बता दें। अभी जो कि लेट रन उनके लिए बता दें, हम सेक्शन 56 पढ़ा रहे हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ, जिसको फ्रस्ट्रेशन बोलते हैं। तो ठीक है, इसका जो सिनॉप्सिस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखिए आखिर एग्जाम में आ गया तो आपको लिखना कैसे, थोड़ा बहुत तो सबको पता है डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, बट आप एग्जाम में, एक अच्छे एग्जाम में लिखना कैसे होता है। सबसे पहले आप लिखोगे जो आखिर मतलब फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। ठीक है, तो फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जब मान लो कोई भी दो पार्टी जो है, कोई भी मान लो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो कहीं ना कहीं उसको फॉलो करना पड़ेगा, बट कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस आ जाते हैं जिससे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट फॉलो नहीं कर पाते हैं, जिससे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, वाइड हो जाता है। जब आपका क्वेश्चन कराएंगे तो ये भी आपके उसमें पूछा गया, जब वाइड एग्रीमेंट और वाइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या अंतर है, बट ये सब कभी कभार पूछता है तो वो जो है हम जो है क्वेश्चन के साथ वो भी आपको समझा देंगे। तो मतलब क्या होता है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है वो जो है कॉन्ट्रैक्ट जब किया आता है तब तो ठीक है, बाद में लेकिन कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस आ जाते हैं जो उस कॉन्ट्रैक्ट को का मतलब पूरा करना जो है नामुमकिन हो जाता है। जैसे एग्जांपल सिंपल ले लो, मान लो ए बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया, किसी एक पार्टी की हो जाती है डेथ, तो अब तुम किससे कॉन्टैक्ट करोगे, तो क्या होगा, आपका कॉन्टैक्ट कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा उस इंसान से। ऐसे मतलब क्या होता है, मतलब जब वो जिंदा था तब तो ठीक था, लेकिन बाद में ऐसे सरकमस्टांसेस आ गए जो कॉन्टैक्ट पूरा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ये आपको बता। तो फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, मतलब पार्टी जो है वो जो है डिस्चार्ज नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी? क्योंकि जो है परफॉर्मेंस क्या होता है, इम्पॉसिबल हो जाता है, वो मतलब क्या है, पॉसिबल ही नहीं है। और दूसरा क्या है, मतलब वो जो है या जो है अगर इम्पॉसिबल नहीं हो तो वो जो प्रोमिसर के कंट्रोल से बाहर हो जाता है। दो चीज हो, एक तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाए, इम्पॉसिबल हो जाए, और एक क्या हो जाए, प्रोमिसर के कंट्रोल से बिल्कुल बाहर हो जाए। जैसे कि आपको एक एग्जांपल दे, मान लीजिए किसी ने शादी की हॉल बुक की और उसमें जो है एक वीक पहले ही जो है आग लग जाए। जैसे कि मान लो जो है आप लोगों ने जो है कोई कंसर्ट बुक किया, कहीं भी मान लो आप कंसर्ट देखने गए, कोई बहुत बड़ा सिंगर आ रहा है तो आप लोगों ने टिकट बुक किया, उससे एक दो दिन पहले वहां सुनामी आ गई, अर्थक्वेक आ गई, तो क्या होगा, इस टाइप का क्या होगा, इस टाइप का अगर कुछ हो गया तो क्या होगा, आपने टिकट लिया है तो आप बोलेंगे अरे हम तो टिकट लिए, अब तो यहाँ होना चाहिए, बट ये क्या, अगर सुनामी आ गई, अर्थक्वेक आ गई, या मान लो कुछ भी ऐसा वहां जो है। हाँ हाँ जी चेतन जी बताइए। ऐसे हाथ उठा, ठीक है, तो इसमें होता है मतलब इस प्रकार का सरकमस्टांसेस आ गया जो कहीं ना कहीं क्या है, या तो इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है, या कहीं ना कहीं अपने कंट्रोल से बाहर की बात है, जो अब जो है कहीं ना कहीं आप पूरा कर ही नहीं पाओगे, तो इसी को बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और जब फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो पार्टी क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज हो जाती है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने की कोई जरूरत नहीं होती है और कहीं ना कहीं उसको कंपनसेशन भी नहीं देना पड़ेगा। ये जो है कहीं ना कहीं इसमें फायदा है। अब देखिए, अब मतलब ये क्या है, कहीं ना कहीं अप्लाई, ये जो फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ये कहीं ना कहीं सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी पे था। ये जो है जो भी हम लोग वो लेते हैं, डॉक्ट्रिन लेते हैं, वो कहीं ना कहीं इंग्लैंड से हम लोग डॉक्ट्रिन लेते हैं। क्योंकि हम लोग आपको जो स्टूडेंट्स में पढ़ा रहे थे, जो कहीं ना कहीं हम भी क्या है 80% कॉमन लॉ कंट्री है, तो हम लोग क्या है जितने भी कॉमन लॉ कंट्री है, चाहे इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूएसए हो, कनाडा हो, तो कहीं ना कहीं हमारा लॉ भी क्या है उनके जैसे कहीं ना कहीं सेम है। तो आपको जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ाए थे तो कहीं ना कहीं क्या ये जो है हम लोगों ने ये जो डॉक्ट्रिन है वो कहीं ना कहीं इंग्लैंड से चुराया था, लेकिन इंग्लैंड में जो है। आप बताइए बताइए, आप बताइए क्या पूछना चाहते हैं। कोई नहीं, एक बार हमको पढ़ाने दीजिए, फिर आपको जो आए ना डाउट आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। फिर हम जो 5 मिनट आपका एक टॉपिक के बाद डाउट ले लेंगे। तो क्या होता है, ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन है इंग्लैंड में सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी पे लगता है, ठीक है।
और फ्रस्ट्रेशन जो है वो आपके द्वारा बनाया हुआ होना नहीं चाहिए। आपसे कोई कांटेक्ट किया और मान लो आप सिंगर हो, आपको वो बोला जो आप हमारे कंसर्ट में गाओगे, और वो जो ऑर्गेनाइजर है आपसे कांटेक्ट किया, आप क्या करोगे? मतलब कुछ इस प्रकार करोगे, हाथ पैर तोड़ लोगे। मतलब आपका सेल्फ इंड्यूस नहीं होना चाहिए, या मतलब कोई सा मतलब दूसरा चीज रख लोगे, बोलोगे अब तो ये फ्रस्ट्रेशन ऑफ कांटेक्ट हो गया, तो ये नहीं माना जाएगा। वो मतलब क्या, अगर सेल्फ आप अगर इंड्यूस कर रहे हो कैसी हो, तो आपका वो माना नहीं जाएगा। ये सब कहीं ना कहीं आप लिख दोगे। क्या चौथा पॉइंट क्या है? मेयर डिले इन परफॉर्मेंस इज नॉट काउज ऑफ फ्रस्ट्रेशन। मान लो कुछ अगर हो गई लेट, तो उसको फ्रस्ट्रेशन नहीं मानते। जैसे कि आपका ये जो पहला वाला केस है, ये 7 वर्ष घोष वर्ष मोंगी राम बांगर, तो इसमें हुआ था जो इन्होंने जो एक जो जमीन ली थी, और जमीन में कहीं ना कहीं घर उर बनाना था, बट क्या हुआ जो उस समय जो वो वार गई थी, तो इनका जमीन जो गवर्नमेंट ले ली, और कहीं ना कहीं वहां जो है वार का अपना जो है सामान उमान वो सब अपना होने लगा। तो इन्होंने बोला अब ये क्या हो गया, अब तो इम्पॉसिबल हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे बस में कहीं ना कहीं ये जमीन है ही नहीं। बट इस प्रकार का होता है, मेयर अगर थोड़ा डिले हो जाए, क्योंकि क्या होगा, वार तो कुछ दिन में खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद आप कर देना। तो सिर्फ अगर डिले हो तब कहीं ना कहीं ये जो है वो नहीं होता है, मतलब फ्रस्ट्रेशन नहीं होता है। उसके बाद देखो, इतना तो आप लोग लिख लोगे। उसके बाद इंडिया में क्या है, इतना तो हम इंग्लैंड की डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन कैसे निकला, कैसे हुआ, अगर और आपको जिसको मतलब ज्यादा लिखना हो, तो डॉक्ट्रिन ऑफ छोड़ो, उतना नहीं बताते। डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन से पहले का भी कंसेप्ट है, तब डॉक्ट्रिन ऑफ उतना नहीं बता, छोड़ो। तो इंडिया में क्या है, इंडिया में कहीं ना कहीं सेक्शन 56 में जो है कहीं ना कहीं डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन को इनकॉर्पोरेट किया गया है। बट इंडिया में जो है थोड़ा कहीं ना कहीं बदल के किया गया। क्या बदल के किया गया वो आपको समझ में आ जाएगा। तो सेक्शन 56 क्या कहता है? एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट इज वॉइड। ये जो सीधा इसका वो है, जो कोई भी ऐसा इम्पॉसिबल है मतलब एग्रीमेंट है, तो वो कहीं ना कहीं हो जाएगा वॉइड। ठीक है, तो आप लोग इसमें एक मैक्सिम भी लिखोगे, इसी सबसे नंबर आते हैं। आप लोग देखो, थोड़ा बहुत सबको पता है, हम आपको पढ़ा दिए। अब आपका क्वेश्चन है कितना, तो आप लिख ही लोगे सेक्शन 56 मतलब फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, थोड़ा बहुत तो लिख लोगे। बट मान लो ये जो मैक्सिम लिख के आया, नंबर आएंगे उसके, तो इसमें आपको मैक्सिम लिखना है। मैक्सिम ये किस पे? लेस नॉन पोजिट एंड एड इम्पॉसिबल जो है, लॉ विल नॉट, मतलब अगर मान लो कोई चीज इम्पॉसिबल हो गई पर परफॉर्म करना, तो लॉ कहीं ना कहीं उसको जो है कंपेल नहीं करेगा। ये बच्चे अब ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं स्क्रीन दिख रही, स्क्रीन नहीं दिख रही है आप लोगों को? नहीं दिख रही है स्क्रीन? दिख रही है सर, आ गई। वही बोले आपका दिक्कत होगा, तो ठीक है। तो ये आप लोग मैक्सिम लिख दोगे, तो मतलब देखिए, आप जो सेक्शन 56 में है वो आप लोग पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं 2 पैरा में है। तो 2 पैरा में है, दोनों का हम क्रक्स बता देते। पहला में इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी और सेकंड में सब्सिक्वेंट और हाँ बताइए सर। इसमें मैक्सिम तो लिखा नहीं है आपके पीडीएफ में। अरे नहीं लिखा है, भाई कोई जितना लिखा है पीडीएफ में उतना पढ़ लो। पेपर के हाँ। 10 दिन पहले बीच बीच में टक 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 सर बोले भी कि पूछ लो, उसके 5 मिनट बाद वो देंगे ना डाउट का समय, तब पूछ लेना डाउट। हाँ एक कहाँ समझ में आता है भाई इन लोग को? सुनो हाँ सही, हम आपको पूरा टाइम देंगे। एक हमें पढ़ाने दो पूरा फ्लो में, जो बच्चे जो सुन रहे, फिर आपको जो डाउट हो वो देखो। सेक्शन 56 में क्या है, इन 2 प्रकार का है मतलब फ्रस्ट्रेशन। एक क्या है, इनिशियल मतलब इम्पॉसिबिलिटी, एक है इस प्रकार का सर्कमस्टेंसेस बन गया, तो सब्सिक्वेंट और सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। अब देखो क्या होता है, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी ये होगा जैसे मान लीजिए नॉर्मल चीज होता है, जैसे मान लीजिए कोई बाबा है, या हम किसी एक धर्म पे बात नहीं करेंगे, मुस्लिम में भी हो सकता है, सिख ईसाई में भी हो सकता है, कोई भी ऐसे जो है मतलब होते हैं, मतलब जो बोलते हैं हमारे पास अदृश्य शक्ति है, हम ये करेंगे। वो अगर बोलेंगे जो हम जो है ये इस प्रकार से हम तुम्हें जादू से ये चीज कर देंगे, और आप जो उस कॉन्टेक्ट में चले गए हो, तो भाई मतलब जैसे बोलेंगे हम जादू से तुम्हारी ये बीमारी ठीक कर देंगे, हमारे पास मतलब गॉड का दिया हुआ पावर है, हम गॉड के वो हैं। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार का क्या है, कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता है। तो ये क्या है, शुरू से इम्पॉसिबल है। तो मतलब ये होता है मतलब इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी। अगर आप उसका पढ़ोगे सेक्शन 56 का जो पहला वाला इलस्ट्रेशन आप पढ़ोगे, तो ये कहीं ना कहीं क्या है, मतलब इनिशियल हम आपको पढ़ के सुना ही देते हैं। ये 56 का जो है, हाँ ये जो क्या है,
ए एग्री टू विथ बी टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक। तो भाई ये क्या होता है, मतलब कोई भी चीज जो है क्या मैजिक से डिस्कवर हो सकती है? तो इस प्रकार का क्या होता है, ये इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी होता है, वो कहीं ना कहीं पूरा ही हो नहीं सकता। तो इस प्रकार का कॉन्टेक्ट क्या होगा, कहीं ना कहीं सेक्शन 56 के इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी में आ जाती है। और सेक्शन 56 में क्या है, एक तो सब्सिक्वेंट और सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, और इसी पे कहीं ना कहीं आपका केस लॉ भी है। मतलब जब आप कॉन्टेक्ट किए तब तो भाई ठीक था, बट बाद में ऐसे सर्कमस्टांसेस आ गए जो आप कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो क्या क्या सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, देखिए हमने आपके लिए ग्राफ भी बनाया है, और आप ये ग्राफ का अगर 6 पॉइंट ही 1 2 3 4 5 6 करोगे तो इसी में आपके 1-2 पेज भर जाएंगे। पहला क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। हाँ, एक चीज और आपको बताते हैं, ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन है उसका पहला केस ये है, टेलर वर्सेस कैडवेल, ये आपको लिखना ही है। ये कहीं ना कहीं डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन इसी से डिराइव हुआ था। इसमें क्या हुआ था, जिस म्यूजिक हॉल में कॉन्सर्ट होना था उस म्यूजिक हॉल में आग लग गई थी। आग लग गई थी तो जो भी टिकट लिया था वो बोला हमें कंपनसेशन दो, बट कोर्ट जो है इसी में डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन लेके आती है और बोलती है कहीं ना कहीं आग लग गई, तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, सब्सिक्वेंट या सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी इस प्रकार का आया जो अब जो कंसर्ट हो ही नहीं सकता है। जहाँ कंसर्ट हो गया तो क्या हो गया, म्यूजिक हॉल में आग लग गई, तो इसमें कंपनसेशन मिला नहीं था और पार्टी को डिस्चार्ज कर दिया गया था। तो ये इसका पहला केस है। अब जो इंडिया में क्या क्या हो सकता है ग्राउंड, तो हम तो सिर्फ आपको ये बताने, आपको एक एक दो दो लाइन में अपनी लैंग्वेज में लिख लेना है, इसलिए आपको बोलते हैं कॉपी कलम लेके बैठा। हेलो सर, एक छोटा सा डाउट इसमें रेज हो रहा है, थोड़ा एक बार पढ़ाएंगे फिर पूछ लीजिएगा, लिख के रखिए ना। ठीक है, बस एक टॉपिक के बाद जो है 5 मिनट का देंगे समय डाउट का, ठीक है। तो देखिए, तो क्या क्या हो सकता है ग्राउंड का फ्रस्ट्रेशन। पहला है डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, मतलब जहाँ जो सब्जेक्ट मैटर है वो वही कहीं ना कहीं खत्म हो गया। सही बात है, जैसे म्यूजिक हॉल है, म्यूजिक हॉल में कंसर्ट होगी, वही कहीं ना कहीं आग में खत्म हो गई। तो ये जो क्या होगा, कहीं ना कहीं ग्राउंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन होगा, मतलब इम्पॉसिबल हो गया। मतलब जब आप टिकट खरीदे थे तब तो ठीक है, बाद में सब्सिक्वेंट या सुपरवीनिंग मतलब वो आया जो कहीं ना कहीं ये जो है सब्जेक्ट मैटर ही खत्म हो गया, तो नहीं हो सकता। चेंज ऑफ सर्कमस्टांस है, जैसे मान लीजिए इसका एक केस भी है, वो उतना केस आपको लिखना नहीं। जैसे एक जो राजा का कहीं ना कहीं वो राज्याभिषेक होने वाला था, तो एक आदमी क्या किया, होटल बुक किया जहाँ से मतलब वो अच्छे से दिखता था, बट क्या हुआ, राजा जो है बीमार हो गए तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, उनका जो है राज्याभिषेक आगे के लिए टल गया। तो इस टाइप का अगर हो सर्कमस्टांस है जिसके लिए आप वो करे, वो अगर चेंज होगा तब भी कहीं ना कहीं आप उस कॉन्ट्रैक्ट से हट सकते हो, और कहीं ना कहीं आपको जो है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, आपको कंपनसेशन नहीं देना पड़ेगा। तीसरा है मतलब नॉन ऑकरेंस ऑफ कंट्रीब्यूटिव इवेंट, मतलब कोई इवेंट होने वाला वो मतलब इस प्रकार का है जो वो कहीं ना कहीं क्या है, वो अक्रेंस ही नहीं करता है। जैसे कि आपको बताए थे, ए और बी बोले हम जो ट्रीजर बाय मैजिक करेंगे, मैजिक से कोई चीज ढूंढ देंगे, या कोई मतलब ऐसे जो है हमारे जो किसी भी धर्म के होते हैं वो बोलेंगे हमारे पास भगवान का दिया हुआ शक्ति है, हम कहीं ना कहीं तुमको ये सारा बीमारी क्योर कर लेंगे। कई सारे ऐसे आते हैं यार, तो इस टाइप का क्या है, ये अक्रेंस ही ये चीज नहीं करता है। तो इससे भी क्या होगा, ग्राउंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन होगा। डेथ और इनकैपेसिटी ऑफ पार्टी, बिल्कुल कोई अगर पार्टी मर ही जाए तब तो किससे कांटेक्ट करोगे, तब तो अपने आप डिस्चार्ज होएगा, या कहीं ना कहीं वो इनकैपेसिटी हो जाए। जैसे कि आपका ये केस है, ये जो आपका केस आलोपी प्रसाद, इसमें तो आपको नहीं बोला, बड़ा जो एक केस है पुंज, वो वाला 3rd नंबर जो आपका केस है सिलेबस का। हाँ, ये वाला आपका पुंज सल प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ फेयर। इसमें क्या हुआ था, मतलब ट्रांसफार्मर में जो ऑयल लगता था उसका दाम जो 400% बढ़ गया था। 400% बढ़ गया तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, उसको कहीं ना कहीं ट्रांसफर मतलब अगर कोई बनाएगा तो कितने चले जाएगा घाटा में। उस समय युद्ध होने लगा और एक ही बार ऑयल जो है बहुत दाम बढ़ गया, 400-500% बढ़ गया। तो मतलब यही होता है, मतलब इस प्रकार का क्या हो, कहीं ना कहीं मतलब कोई मतलब इस प्रकार का हो जाए, मतलब जो पार्टी क्या होगा वो इनकैपेसिटी हो गया। अगर वो बनाएगी तो वो क्या होगी, बहुत ज्यादा घाटे में जाएगी। तो इस प्रकार का, या गवर्नमेंटल इंटरवेंशन, जैसे मान लीजिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, कुछ भी है, गवर्नमेंट बोल दिए जो जैसे ये वाला चीज हम करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कई सारे स्टेट में क्या होता है, बस कहीं ना कहीं ये मतलब प्राइवेट होती है, जैसे कि यूपी में देखिए
या यूपी में भी सरकारी जैसे दूसरे स्टेट में बिहार में देखिए, बंगाल में देखिए, वहाँ कहीं ना कहीं प्राइवेट पर्सन का चलता है बस, मतलब हर जगह। लेकिन मान लीजिए गवर्नमेंट जैसे वो जैसे दिल्ली में है, महाराष्ट्र में गवर्नमेंट बोल दे अब जो बस को हम चलाएंगे, अब कोई भी प्राइवेट आदमी जो है बस नहीं चलाएगा, तो क्या होगा, गवर्नमेंटल जो इंटरवेंशन हो गई। तो भाई अगर दो अगर इंसान ने कॉन्टेक्ट किया तो ये मेरा बस है, तुम चलाओ, इतना रुपए तुमसे लेंगे। गवर्नमेंट ने क्या किया, प्राइवेट बस अब चलेगी ही नहीं, तो क्या होगा, ये डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन है, मतलब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए वायलेशन नहीं किया, इंटरवेंशन ऑफ हो गया वार। जैसे कि दो कंट्री में हो गया वार, आप मान लीजिए किसी पाकिस्तान के आदमी से के साथ ट्रेड कर रहे हो, चीन के साथ ट्रेड कर रहे हो, और अगर हो गया वार और गवर्नमेंट बोला आप पाकिस्तान और चीन के साथ कोई ट्रेड नहीं होगा, कई बार ऐसा हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसके बाद भी क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन में, क्योंकि आप कॉन्टेक्ट कर ही नहीं पाओगे। तो ये एक एज ए होल है डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। तो कहीं ना कहीं सत्येंद्र घोष वाले में आपको बताए थे, जो कुछ दिन के लिए युद्ध चला था, तो युद्ध क्या होता है, कुछ दिन में खत्म हो जाएगा। तो बोला था जो ये जो है कहीं ना कहीं क्या, ये कहीं ना कहीं इतना इम्पॉसिबल नहीं है जो कॉन्ट्रैक्ट कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटेड हो जाए, तो कहीं ना कहीं कुछ दिन बाद खत्म होगा था, बना के देना, तो कहीं ना कहीं ये क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन में नहीं आएगा। इसमें एक चीज बोला था इम्पॉसिबल, अंदर से मतलब दोनों चीज होता है, फिजिकल एंड प्रैक्टिकल इम्पॉसिबिलिटी, मतलब प्रैक्टिकली आप देखो किसी चीज के, ये नहीं जो अगर युद्ध हो गया, अगर इसमें क्या होता है, एक जमीन लिया था उससे कहीं ना कहीं हम रोड बनाएंगे, घर बनाएंगे, गवर्नमेंट अगर कुछ दिन के लिए आपसे ले भी रही है, तो इसका मतलब ये नहीं जो आपकी मतलब प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने हमेशा के लिए ले लिया है, कुछ दिन के बाद खत्म हो जाएगा वार, तो आपकी प्रॉपर्टी खाली हो जाएगी। तो ये क्या होता है, इस प्रकार का हम प्रैक्टिकली देखेंगे इम्पॉसिबल है कि नहीं। आलोपी प्रसाद और जो पुंज वाले में क्या था, पुंज वाले में क्या था, 400% गया था वर्क, बट आलोपी प्रसाद में क्या था, सेकेंड वर्ल्ड वार में घी का रेट जो है थोड़ा सा इंक्रीज किया था। तो ये जो आलोकी प्रसाद ये बोले अब जो है हमसे जो है ये वाला ये कहीं ना कहीं जो है मतलब गवर्नमेंट के साथ वो किए थे, बोले तो अब हम जो है घी का वो दे नहीं पाएंगे। और जो इसमें बोला गया था जो कहीं ना कहीं क्या है, कहीं ना कहीं इतना भी नहीं बढ़ा है जो ये कॉन्ट्रैक्ट कहीं ना कहीं इम्पॉसिबल हो गया, ये कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटेड नहीं होगा, इतना आप लोग समझ लो। अगर आपके फैक्ट बेसिस क्वेश्चन में आए 100 अगर 110 हो गया, 120 हो गया, तो इतना कहीं ना कहीं चलेगा, मतलब 20%, 10%, 5% इतना इंक्रीज हुआ तो कहीं ना कहीं चल जाएगा। बट मान लीजिए 400%, 500% इतना इंक्रीज एक ही बार हो गया किसी चीज का दाम, तब कहीं ना कहीं क्या होगा, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन है। क्योंकि जो है कोई भी आप बिजनेस करते हैं, जिनके भी इसमें पेरेंट्स क्या करते होंगे बिजनेस, तो मैक्सिमम कहीं ना कहीं कितना मतलब वही बिजनेस में 1-2%, 5%, 10%, मैक्सिमम 20% होता है, कहीं ना कहीं आप कमा सकते हैं। कि किसी चीज का दाम 400%, 500% बढ़ जाए, मतलब 4 गुना 5 गुना हो जाए, सीधा आप समझ लो। जैसे मान 100 का सामान 500 में बिकने लगे, तो इतना जो है किसी बिजनेस में वो नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, इस प्रकार का अगर होगा तो कहीं ना कहीं वो क्या होगा, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन में आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये फैक्ट बेसिस पे आप लोग देखेंगे। तो आप बताइए क्या डाउट है, बताओ। तो एक बार फिर तो एक मिनट तो आपको डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन क्या क्या लिखना है, सारा पॉइंट लिख दोगे, सेक्शन 56 लिखोगे, 56 का मैक्सिम लिखोगे, मैक्सिम 56 में 2 पॉइंट है वो लिखोगे, इंग्लैंड का पहला केस लिखोगे, और इंडिया वाला जितना केस है 2 या 3 हो, एक केस डीप में लिखना है, 1-2 केस शॉर्ट में लिखना है, ये ग्राफ बना के सबको वो कर देना। आप बताओ क्या आपका डाउट है। सर वो इंग्लिश केस का नाम क्या बताया सर ने? ये आपको लिखे हैं ना इंग्लिश केस का, वो आपका सारा इसमें लिखा, टेलर वर्सेस कैडवेल, ये जो लिखा हुआ है इसमें आपको मिल जाएगा। हाँ जी बताइए आप। इसमें एक डाउट था, और इसमें मैक्सिम क्या है, मैक्सिम क्या था? अरे वो आपका लिखा हुआ है पीडीएफ में, वो आपको पीडीएफ भेज देंगे, आप लोग वो ये सब जो पीडीएफ में है ना वो आपको मिल जाएगा। सर एक डाउट था सर इसमें कि ना फ्रस्ट्रेशन शुड नॉट बी सेल्फ इंड्यूस्ड, एक हाँ फ्रस्ट्रेशन शुड नॉट बी सेल्फ इंड्यूस्ड, इसका क्या बताइए? ये होता है मतलब फ्रस्ट्रेशन आपके द्वारा बनाया गया नहीं हो, मतलब कोई आप ही कांटेक्ट किए और आप ही जो कुछ ऐसा हरकत करो जो वो कांटेक्ट हो नहीं, तब जो है वो नहीं मिलेगा। मतलब कि इस सारे भी केस में देख रहे हैं कुछ भी है तो कहीं ना कहीं दूसरे के द्वारा किया गया, या किसी की हो जाए डेथ, या कहीं ना कहीं आग लग जाए, या कहीं ना कहीं देखिए सब्जेक्ट मैटर हट जाए, चेंज इन सर्कमस्टेंस, वार हो जाए, तो ये कहीं ना कहीं आउटर फैक्टर है, आप खुद जो है कुछ नहीं बना सकते हैं। ये मतलब सेल्फ इंड्यूस, जैसे आपको एक एग्जांपल दिए ना, आप मान लीजिए सिंगर हो और आपको मान लीजिए गाने के लिए किसी ने रखा और आपको गाने का है नहीं मन, तो आप
कुछ ऐसा कर लोगे जो आपका गला खुद खराब हो जाए। तो इस तरीके का अगर कुछ होगा तो आप लोग नहीं वो कर सकते। हाँ जी, सर और एक डाउट बताओ। सर एक डाउट था इसमें। आपने हाँ, बोला बताओ। इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी एंड सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। हाँ सर जी, दो फर्क। इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी में तो फ्रस्ट्रेशन का डिफरेंस मिलना ही नहीं चाहिए। जब उसको पहले से पता था कि फ्रस्ट्रेट होगा तो वो फिर इस कॉन्ट्रैक्ट में गया ही क्यों? नहीं, मान लो कुछ चले जाते हैं ना, ये आप मत बोलो। अभी कुछ ऐसे आदमी, कुछ मतलब ऐसे आपको बताया जाता है। कहीं ना कहीं कुछ इंसान है, अभी तो इंडिया में एस्ट्रोलॉजी अभी भी चल रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ इंसान क्या बहुत इंसान है जिसको इस सब पे है विश्वास, तो वो अगर चले गए तो वो डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन होता है। कहीं ना कहीं आपने खुद गलती की है, वो चीज शुरू से इम्पॉसिबल है, तो कहीं ना कहीं जो सेकेंड पार्टी है वो कहीं ना कहीं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। जैसे जादू टोना हो गया, कुछ आदमी करते हैं विश्वास इस पे। भाई हाँ, अभी बताइए। थोड़ा सा थोड़ा सा 10 मिनट का निकल गया था, ब्रीफ में थोड़ा सा स्टार्टिंग थोड़ा बता दो प्लीज। ये तो देखिए आपकी गलती है, लेट मत किया करो। कोई नहीं, आप वो आपको कवर नहीं होगा ये कमेंट। आपने जो अब ये बताइए। फ्रस्ट्रेशन वाला बताया था, ये वाला थोड़ा सा क्लियर कर दो। मतलब ये होता है, ये जो इंग्लैंड का कंसेप्ट है, इंडिया में 56 में है, और 56 में दो प्रकार का होता है। एक तो इनिशियल होगा और एक जो है कोई ऐसा चेंज इन सर्कमस्टांसेस होगा। जैसे आपको 6-7 पॉइंट बताए हैं, तो वो आ जाएगा 56 के क्लास 2 में। और जो मतलब शुरू से ही है, जैसे आपको बताए थे, जो आपका पहला इलस्ट्रेशन है, मतलब हम जो है टीजर बाय मैजिक से तुम्हारा कोई सामान ढूंढ देंगे, तो ये कहीं ना कहीं इनिशियल फ्रस्ट्रेशन ये हो ही नहीं सकता है। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार का इनिशियल फ्रस्ट्रेशन से हो जाएगा वॉइड। और जैसे कि मतलब अगर मान लीजिए ए और बी ने कांटेक्ट किया, जो हमें कहीं ना कहीं शादी करनी है, तो ठीक है, लेकिन मुझे कुछ ऐसा हुआ, मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो मान लीजिए कुछ ऐसा होता है, मतलब जो शादी नहीं हो सकती है, तो ये भी क्या जाएगा सुपर विनिंग, मतलब कंडीशन है, ऐसा होता है ऐसा। तो ये आप नहीं करोगे जब कहीं ना कहीं दूसरे पार्टी को स्यू करोगे। हाँ जी, बताइए। भैया सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी क्या होता है? सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी अब अभी बताएं, मतलब चेंज इन सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसा हो जाए सब्सिक्वेंट, मतलब जब आप कांटेक्ट किए थे तब ठीक था, बट बाद में ऐसा कुछ हो जाए, जैसे म्यूजिक हॉल में आपने गाना सुनने का टिकट लिया और बाद में म्यूजिक हॉल में आग लग गई। जब आप टिकट लिए तब तो आपको क्या पता था हम गाना सुनेंगे, एंजॉय करेंगे, कंसर्ट में जाएंगे, फोटो खिंचवाएंगे, स्टेटस लगाएंगे इंस्टा पे, हर जगह कहीं ना कहीं। तो फिर लेकिन बाद में म्यूजिक हॉल में आग लग गया, तो क्या हुआ, ऐसा सब्सिक्वेंट चीज आ गया जो किसी के बस की बाहर की बात है। तो इस प्रकार अगर कांटेक्ट होगा और आप बोलोगे अब हमारा टिकट का पैसा लाओ, और हमें कंपनसेशन भी, जो हमारे कितने अरमान टूट गए हैं, हम जो आप अपने दोस्तों में भी बोल दिए थे हम जा रहे हैं इसका कंसर्ट देखने के लिए, तो तब नहीं मिलेगा, क्योंकि मतलब सब्सिक्वेंट इस तरीके का हो गया, म्यूजिक हॉल में आग लग गया, तो कुछ नहीं किया जा सकता है। और बताइए। सर तो इसमें बेसिक इसमें मनी जो भी ये वापस नहीं मांग सकते गवर्नमेंट क्या? इंटरवेंशन वाला नहीं, बेसिक मनी भी नहीं वापस मांग सकते। सर ये आप हेलो सर, ये आप केस नॉट कवर बाय डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, इसमें क्या कहते हैं, एक ये है इफेक्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, इसमें सेक्शन 65 दे रखा है, इसमें क्या लिखना है ये? हाँ 65 लिख दो। अच्छा क्वेश्चन पूछे हो, 65 लिख दो आप। अच्छा, तो ये जो ये ग्राउंड्स ऑफ लिखना पड़ेगा रिलैक्सेशन है, हाँ, इसमें लिख दो। गवर्नमेंट इंटरवेंशन का पॉइंट दे रखा है, हाँ, और इस गवर्नमेंट इंटरवेंशन को हम सुपरवीनिंग इलीगैलिटी, ये दोनों एक ही चीज है या फिर अलग अलग है? दोनों कहीं ना कहीं अलग हुआ ना। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इंटरवेंशन ये हुआ जो कुछ ऐसा गवर्नमेंट प्लान बना देती है, समय समय पे बनाती रहती है, जिससे कि आपका क्या हो, वो कॉन्टेक्ट कहीं ना कहीं वो करना मतलब इम्पॉसिबल हो जाए, तो वो होता है गवर्नमेंट मोमीराम बांगर वाला केस था भैया, उसमें वो मिलिट्री बेस के लिए कर देते हैं, उसमें भी तो फिर सुपरवीनिंग नहीं इलीगैलिटी तो लगेगी। बट जो हाँ वो लगेगी, बट जो कुछ टाइम में वो खत्म हो जाएगा ना। ये मतलब वही मान लीजिए कुछ इस प्रकार गवर्नमेंट ले ले, मतलब जैसे होता है, जैसे कोई गवर्नमेंट ऐसा प्रोजेक्ट होता है, जैसे कि अभी कोई मतलब वो लगानी है, कोई प्रोजेक्ट लगानी है, कुछ लगानी है, अगर सीधा आपका गवर्नमेंट हमेशा के ले ले तब तो हो जाएगी, तब आपका डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन का मिल जाएगा वो। ये मतलब फैक्ट टू फैक्ट बेसिस आपको देखना पड़ेगा। एक ये बता देना, कंप्लीट ट्रांसफर और एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट इस जिसमें क्या कहते हैं, राजा देव और राजा ये सिंह है, कुछ केस है, पता नहीं ये केस, ये नहीं पता है ये। सर एक बार आप जो सेक्शन 65 वाला बता रहे थे, एक बार उसको बोल देंगे वो आपको बता देंगे इसके
माइनर के साथ बताएंगे। ठीक है, ओके। भैया ये बताइए कि अभी आप डायरेक्ट 56 सेक्शन पढ़ाए हैं ना, फ्रस्ट्रेशन हाँ। ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हाँ 56 और एक क्वेश्चन दिखाए थे बस। अब इसके बाद क्या चलेगा भैया? अभी फिर एक टॉपिक चलेगा ऐसे जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। अच्छा ग्राउंड्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन है, इसको एक्सपेंड भी करना पड़ेगा या फिर से ग्राफ बना देंगे तो हो जाएगा? नहीं, ग्राफ बना के उसे एक्सपेंड कर देना। आपको कॉपी भरना है ना, देखो हम देते हैं सिनॉप्सिस है, आपको सिनॉप्सिस को थोड़ा सा इलोबरेट करना है, समझ गए? अब जैसे हस्बैंड वाइफ है, उन्होंने हॉल बुक किया शादी के लिए और किसी एक की डेथ हो जाती है तो कौन से ग्राउंड में आएगा सर ये? सब्सिक्वेंट में आएगा ना, फिर किसी की हो गई डेथ तो सब्सिक्वेंट में आ जाएगा। क्योंकि ग्राउंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन बताए थे उन, हाँ वो सब्सिक्वेंट में आएगा ना। मान लीजिए कपल की हो गई डेथ तो कैसे शादी होगी, मतलब यही सब ग्राउंड्स है। पेमेंट तो देना पड़ जाता है ना, वो तो पहले से ले लेते हैं। वो आप पहले लेंगे वो तो ठीक है, बट बाद वाला पेमेंट देने की कोई जरूरत नहीं है। पहले तो ले लेंगे तभी आपको करेंगे। चलिए ठीक है, ये 5वां क्वेश्चन देखिए जो आपके प्रीवियस ईयर में आया है। A film producer has entered a contract with exhibitive cinema hall 25 April 2020. On the said day, the movie could not due to outbreak of corona as the cinema hall were kept closed in terms of a executive order of the government. As a result, A suffered huge loss. A has filed a suit against B. How could you argue the case? B and engage as a lawyer. बताओ ये क्वेश्चन कर लोगे? बताओ। मतलब ये हुआ एक फिल्म प्रोड्यूसर था, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं 20 के साथ कांटेक्ट किया जो हम तुम्हारे सिनेमा हॉल में कहीं ना कहीं अपना सिनेमा एग्जिबिट करेंगे। उसी दिन क्या हुआ, कोरोना आ गया, और कोरोना आ गया तो गवर्नमेंट ने जो है सिनेमा हॉल करा दिया बंद, जिससे कि फिल्म प्रोड्यूसर क्या हुआ, सिनेमा एग्जिबिट नहीं कर पाए, तो उनको कहीं ना कहीं काफी मतलब वो हुआ, काफी हो गया लॉस। तो वो जो है बी के अगेंस्ट सूट फाइल कर दिए। तो आपको लॉयर बनाए, एडवोकेट बनाए, तो आपको बताना है जो कैसे क्या होगा, क्या सही है। तो ये कर लोगे? बताओ क्या क्या लिखोगे? यही बोलते प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आएगा ना, गवर्नमेंटल और क्या आएगा? अब वो तो आएगा चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस। हाँ जी वो आएगा, और क्या आएगा? सर ये कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं सर? इवेंट हो गया ना, वही सर बताएंगे कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? 5 नंबर 2020 का नॉन कॉन्टेम्पलेटेड इवेंट है, पहले से प्रिडिक्ट नहीं किया था। हाँ वही सब कुछ। और सेक्शन कौन सा लिखोगे? 56। हाँ अब समझ में आ गया कैसे क्वेश्चन आता है। इसका क्वेश्चन कर लोगे? कोई नहीं, एक बार सारा करेंगे फिर आप लोग देख लोगे, मतलब आ गया ना समझ में। कंपलसरी नहीं, बस लिख दोगे तो कॉपी भरेगा और एक एग्जामिनर पे अच्छा जाएगा इम्पैक्ट। लिखना चाहो तो लिख देना। देखो अब आते हैं इस पे, जो बच्चे ने 65 पूछा है तो 65 वाला एक क्वेश्चन ही करा देते हैं सबसे पहले। और ये भी कहीं ना कहीं लास्ट का फिक्स है। हाँ बताइए बताइए बताइए। अरे लास्ट पॉइंट बता दो, गवर्नमेंट इंटरवेंशन के बाद ग्राउंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन में वो वार है ना, अगर मान लीजिए 2 कंट्री में युद्ध हो गया और आप उस कंट्री का आदमी से कर रहे हो, उसके बाद मतलब आपने 5 पॉइंट बता दिए ना, वो तो आप 6 पॉइंट बता दो। कौन सा है बताओ, उसको हम डिफाइन कर देते हैं। मतलब पॉइंट तो कई सारे हैं। नहीं सर, आपने वो जो चार्ट दिखाया था, तो चार्ट में तो मतलब कौन सा पॉइंट है? वो इंटरवेंशन ऑफ वॉर। ये वही बोले ना, अगर 2 कंट्री हो गया इंटरवेंशन ऑफ वॉर। ये आपको भेज देंगे सारा ग्रुप पे। ये हम रख के क्या करेंगे, आपके लिए बनाए पे भेज देंगे। ये नॉन अकरेंस ऑफ कंटेम्पलेटेड इवेंट जो है, तो उसमें ये जो आपने क्वेश्चन शो करा था, तो उसमें ये वाला कैसे आएगा? क्योंकि इसमें तो मैजिक वगैरह था ना। मतलब ये तो मतलब अकरेंस हो ही नहीं सकता है। हाँ मैजिक वाला, बट इसमें भी आ जाएगा। मतलब देखिए, एक तो डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर में भी आ जाएगा, क्योंकि कोरोना हो गया तो कहीं ना क्या सब कुछ गवर्नमेंट ने करा दिया बंद, तो कहीं ना कहीं सिनेमा चलेगी नहीं। चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस में भी आ जाएगा। क्या हुई, कोरोना आके क्या हुआ, मतलब सर्कमस्टांसेस हो गया चेंज। गवर्नमेंटल इंटरवेंशन में भी आ जाएगा, तीनों में आ जाएगा। सबसे पहले आपको लिखना कैसे है, जैसे जैसे हम बताए हैं। सबसे पहले देखिए, आपको एक बार लिखना भी बताया। सबसे पहले आप फैक्ट लिखोगे, फिर आपको इशू लिखना होता है, इशू के बाद लिखना होता है दिस फैक्ट इज कनेक्टेड टू दिस सेक्शन,
फिर आपको सेक्शन की जो है लिख दोगे 56, फिर उसका जो थ्योरी लिखोगे, फ्रस्ट्रेशन क्या होता है ये सब लिख दोगे, जो हम पॉइंट ऑन बोले वो सब लिख देना। फिर इंडिया में कैसे है 56 लिख दोगे, ये सब लिख दोगे। फिर इसका मैक्सिम लिखोगे। फिर आप कहीं ना कहीं क्या लिखो 56 में क्या है, इनिशियल है और सब्सिक्वेंट है, दोनों लिखोगे। फिर लिखोगे टेलर एंड कोडवेल का केस, ऐसे अच्छे से अंडरलाइन कर देना और बोलना ये जो है फर्स्ट केस है, टीचर को लगा स्टूडेंट को बहुत आता है। और कहीं ना कहीं फिर जो है 2-3 केस लिखो, एक केस को मतलब पूरा लिखो और 2 केस को शॉर्ट में लिखो, मतलब सबको शॉर्ट में ही मत लिख देना। और फिर जो है आप जो है सेक्शन को और फैक्ट को और कहीं ना कहीं केस को तीनों को कोरिलेट करके एक पेज का इवोल्यूशन बना के फिर डिसीजन देना। वो आपको अंत में एक दिखा देंगे, मतलब कैसे लिखा, हमने आईपीसी में डिस्कस किया था, तो वो आपको कॉपी दिखा देंगे, वो टॉपर की कॉपी। और बताओ भैया एक बार इसी को और बता दीजिए, सबसे पहले फैक्ट इशू, फिर उसके बाद वो आपको कॉपी दिखा देंगे तो ज्यादा समझ आएगा, अभी क्लास सब बने नहीं। बोल दीजिए तो आइडिया लगेगा। फैक्ट इशू, उसके बाद क्या है? मतलब फैक्ट ऑफ द प्रॉब्लम, इशू, फिर आपको सेक्शन लिखना है जी। फिर आपको केस लिखना है और फिर जो है तीनों को कोरिलेट करके इवॉल्व करना है, फिर डिसीजन देना। सर ये घोष वर्सेस बांगड़ वाला केस क्या है सर, जिसमें दोनों फिजिकल एंड प्रैक्टिकल इम्पॉसिबिलिटी है? कौन सा बोल रहे हो? ये सर घोष वर्सेस बांगड़ जो है इम्पॉसिबल अंडर सेक्शन 56, जो टेलर वाले के जस्ट नीचे लिख रखा है आपने नोट्स में। सर वो फर्स्ट वाला केस 56 का सत्यव्रत घोष, वो मतलब ये हुआ था गवर्नमेंट ने उसकी जमीन ले ली थी वार में कुछ दिनों के लिए, वो था केस। तो चलिए आपका 20 नंबर तैयार हो गया। तो अब आप जैसे 65 वाला ही करा देते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। तो एक तो देखिए ये आपका सेकेंड क्वेश्चन 2024 में सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया। रेस्टिट्यूशन इज इंटीग्रल इज लिमिटेड टू दोज केस ओनली, मतलब ये कंपेल माइनर टू डिस्टॉर्ट द प्रॉपर्टी इन स्पेसी व्हिच ही हैज ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड एंड दैट द कोर्ट विद होल्डिंग ए contract to be void cannot order to refund of the money received critically analyze statement point of the parent, मतलब present in Indian position इसमें क्या है, और माइनर प्लेंटिफ और डिपेंडेंट रहेगा तो दोनों में क्या अंतर होगा। ये कहीं ना कहीं 2024 का जो आपका कॉन्ट्रैक्ट का थोड़ा माइक ऑफ कीजिए जिनका भी होने, तो कहीं ना कहीं 2024 का जो आपका पेपर है ये सबसे टफेस्ट पेपर अभी तक का आया था, इसलिए जो कई सारे बच्चे इसमें मतलब बैक आ गए थे। तो अगर आप 2024 का क्वेश्चन कर लेते हो तो समझो आप काफी अच्छे स्थिति में हो। तो इस प्रकार क्वेश्चन दिया गया, कहीं ना कहीं क्या मतलब कॉन्टेक्ट विथ माइनर के साथ है, बट जो है काफी इसको कनेक्ट कर दिया गया, मतलब उसके डीप में जाके पूछ दिया गया, ठीक है। जैसे कि एक बच्चे ने बोला था 65 सेक्शन, वो भी कहीं ना कहीं इसमें अप्लाई होता है। ये आपके जो इस साल तो 10 मार्क्स का है, बट कहीं ना कहीं हर साल 20 मार्क्स का है, इसको आप 20 ही मान लो, क्योंकि कंपिटेंट टू कॉन्टैक्ट में भी जो है ये जो माइनर वाला अगर चीज लिखोगे तो आपको कंपिटेंट टू मतलब कॉन्टैक्ट लिखना ही पड़ेगा, तो इसलिए मान लो ये 20 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। इस साल भी 20 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स आएगा। तो एक 20 करा दिए, अब हम दूसरे 20 मार्क्स के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अब इसका आपको सिनॉप्सिस दिखा देते हैं, जो कि नहीं सबसे पहले सिलेबस में दिखाएंगे, जो आपको लगे जो हाँ सिलेबस में कहाँ है, क्योंकि ये भी जरूरी होता है। अब प्लीज जिनका माइक ऑन है ये देखिए टॉपिक 3 है, ठीक है। और टॉपिक 3 में देखिए ये क्या है, मेकिंग ऑफ, नहीं सॉरी टॉपिक 3 नहीं है, ये टॉपिक 5 है, ठीक है। टॉपिक 5 में क्या है, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, और माइनर हो गया पर्सन ऑफ अनसाउंडेड ऑफ माइंड, लीगल डिसलेटिव, लोनेटिक, इडियट, रेस्टिट्यूशन, ये सब आपको पढ़ना है। तो आपको जो सिर्फ माइनर वाला पढ़ना है, लूनेटिक, इडियट, ये सब आपको नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है, क्योंकि कहीं ना कहीं उस पर केस नहीं है, और आपका मतलब कि केस बेसिस से क्वेश्चन आता है, तो वो सब छोड़ना है, सिर्फ आपको एक माइनर के साथ पढ़ना है। इसी को बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। लेकिन माइनर के साथ इतने अच्छे से लिख लोगे जो आपका क्वेश्चन सबसे अच्छा हो। तो ये वाला आप सिनॉप्सिस निकालते हैं माइनर वाला, आखिर लिखना क्या है। आप लोग आई होप कॉपी अपने साथ रखे हो। तो अब देखिए सबसे पहले आप लिखोगे, सबसे पहले आप लिख दो सेक्शन 2G। क्यों जैसे सेक्शन 2G में ये है जो एग्रीमेंट कुछ इस तरीके का है, जो इम्पॉसिबल बाय लॉ हो ही नहीं सकता है, वो कहीं ना कहीं वॉइड होता है। तो आप सबसे पहले इसी से शुरू कर सकते हो, 2G से स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद आप लिखोगे सेक्शन 10। सेक्शन 10 क्या होता है, पार्टी मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब सेक्शन 10 होता है मतलब
जो भी एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट कहीं ना कहीं कैसे बनेगा, वो आपको एक ग्राफ के फॉर्म में दिखा रहे हैं। और 11 में है हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन है, तो इसमें उल्टा दिया गया कौन कौन नहीं होगा। कौन कौन नहीं होगा, जो मतलब सुनिए, जो मेजर है वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, जो साउंड माइंड का है वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, और जो नॉट डिस्क्वालीफाइड मतलब फ्रॉम लॉ है वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो आपको कौन कौन सा सेक्शन लिखना है, सेक्शन 2G लिखना है, सेक्शन 10 लिखना है और सेक्शन 11 लिखना है। सेक्शन 10 और 11 का एक ग्राफ बनाए, वो हम आपको इसके बाद आपको दिखा देते हैं। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, सबसे पहले वो लिखोगे जो कौन कौन क्या होता है सेक्शन 10 में, कौन कौन कॉम्पिटेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट के लिए होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो है उसके बाद सेक्शन 11 में क्या लिखोगे, मतलब जो भी मतलब मेजर है या साउंड माइंड है या नॉट डिस्क्वालीफाइड लॉ है वो सब कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। इतना दोगे लिख, इसके बाद लिखोगे इसका कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट क्या है, इस सेक्शन का आखिर लाने के पीछे ऑब्जेक्ट क्या है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, जो ये कहीं ना कहीं चाइल्ड है या कोई भी लुनेटिक है या अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, ये सब क्या होता है कहीं ना कहीं सोसाइटी में क्या है, मतलब ये कहीं ना कोई वीकर सेक्शन है, इस सब के पास मतलब क्या है सोसाइटी में पिछड़ा है, क्योंकि कोई बच्चा है या कोई अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, ये सब सोसाइटी में क्या होता है काफी पीछे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं इसको कहीं ना कहीं डिस्करेज करने के लिए ये सब जो है कॉन्टैक्ट नहीं कर ले। तो क्या होता है कॉन्टैक्ट अगर करना पड़ेगा, कोई मान लीजिए अगर अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का जाके उसका सारा प्रॉपर्टी लिखवा लो और बोलोगे जो ये मान लीजिए बोलोगे सारा जो है हमारा प्रॉपर्टी हो गया है, या कोई मान लो लुनेटिक है उसके बाद दिमाग कम है और आप जाके जो सारा प्रॉपर्टी निकाल लोगे, तो इस प्रकार काम करोगे तो वो क्या हो जाएगा, वॉइड ऑफ इनिशियो हो जाएगा। वो कहीं ना कहीं क्या है कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, तो कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता है, तो वो आपका वॉइड ऑफ इनिशियो हो जाएगा। शुरू से ही वो क्या है वॉइड ऑफ इनिशियो है। तो यही जो है इस सब सेक्शन का ऑब्जेक्ट है। कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट वही कर सकता है जो मेजर हो, जिसका दिमाग बिल्कुल सही हो, साउंड माइंड हो, और कहीं ना कहीं लॉ के द्वारा कहीं ना कहीं डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया। ये क्या होता है समझिए, क्या होता है जैसे आप लोग देखेंगे कोई भी इंसान सोल्वेंट हो जाता है, मतलब क्या होता है काफी सारे हो जाते हैं उस पर लोन, तो कहीं ना कहीं क्या होता है तो जिसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट, तो कहीं ना क्या होता है उसके पास कोई रुपये बचा ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसको बोलते हैं दिवालिया होना। तो भाई दिवालिया हो गया, तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, तो तुम कॉन्ट्रैक्ट क्या करोगे। तो ये 3 चीजें अब देखिए लिखोगे माइनर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो सबसे पहले जो है इंडियन मेजोरिटी एक्ट में जो है सेक्शन 3 है, मतलब आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहीं नहीं दिया हुआ है किसको माइनर बोलेंगे, क्योंकि माइनर जो है हर एक मतलब एक्ट के लिए अलग अलग है। पहले मान लीजिए जब आईपीसी था, अभी तो आपके बीएनएस में जो है सबको 18 इयर्स कर दिया गया, बट जो आईपीसी में क्या था पहले बॉयज के लिए 16 ईयर था और गर्ल्स के लिए 18 ईयर था, बट अब सबका 18 इयर्स कर दिया गया। तो इसलिए वो आपको नहीं लिखना, आपको लिखना इंडियन मेजोरिटी एक्ट का सेक्शन 3। सेक्शन 3 उसका क्या मतलब करता है, माइनर वो है जो 18 इयर्स का नहीं हुआ है। ठीक है, तो आप लोग क्या लिखोगे, जो है माइनर जिसके 18 साल नहीं हुए वो कहीं ना कहीं क्या है माइनर है। ठीक है, इतना लिखोगे। फिर आपको लिखना है जो माइनर के साथ एग्रीमेंट का नेचर क्या होगा। तो कहीं ना कहीं आप क्या पढ़े सेक्शन 10 सेक्शन 11 में, जो कहीं ना कहीं क्या है जो कॉन्ट्रैक्ट वही कर सकता है जो मेजर हो। अगर कोई माइनर है जो 18 इयर्स नहीं है तो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, तो जो कुछ कर ही नहीं सकता है मतलब कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट वही होगा ही नहीं, वो क्या है वॉइड ऑफ इनिशियो है। कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट जो कर ही नहीं सकता है, मतलब मान लीजिए जैसे कि आपको कंस्टिट्यूशन लॉ तो 3rd सेमेस्टर है, मतलब कुछ ऐसा चीज है जो आप कर ही नहीं पाओगे, तो क्या वो मतलब उस चीज की शुरुआत ही नहीं है, तो क्या हुआ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मेजर होना ही चाहिए। जब मेजर होने के बाद हम देखेंगे आप साउंड माइंड हो कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, मेजर होने के बाद आप देखेंगे क्या आप दिवालिया हो कि नहीं हो। सबसे पहला चीज क्या है मेजर होना चाहिए, लेकिन माइनर क्या है वो 18 साल से कम का है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट का स्टार्टिंग ही नहीं कर सकता, कॉन्ट्रैक्ट वो कर ही नहीं सकता। ये सब लिख दोगे। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसी से आपके नंबर आते, इतना बहुत तो सब जैसे आपको अलग अलग थोड़ा बता रहे हैं। सेक्शन 3 ऑफ इंडियन मेजोरिटी एक्ट लिख के अंडरलाइन कर दोगे। उसके बाद इंग्लिश लॉ में क्या मतलब वो है, क्योंकि हम लोग क्या है कई बार आपको बताएं हम लोग है कॉमन लॉ कंट्री, कहीं ना कहीं पूरे कॉमन लॉ तो नहीं है, हम आपको जूरिस्प्रूडेंस पे बनाएंगे। हमें सिविल लॉ भी है थोड़ा, मतलब इस्लामिक लॉ भी है, कहीं ना कहीं हमारा मतलब सब आपको बताए थे टूरिस्ट प्राइस, लेकिन 80% हम लोग कॉमन लॉ है। तो कहीं ना क्या होता है हम लोग, और कॉन्ट्रैक्ट लॉ हमारा कहीं ना कहीं इंग्लैंड से मैं सिमिलर है, तो हमें कहीं ना कहीं इंग्लैंड का भी बताना चाहिए। इंग्लैंड में क्या है कॉन्ट्रैक्ट जो भी माइनर के साथ होता है वो वाइडेबल होता है। मतलब क्या है वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है, जो अगर एक पार्टी चाहे
जिसका मतलब वो है, जिसके साथ मतलब वो है, मतलब जिसको मान लो कॉन्टेक्ट में मतलब निगेटिव इम्पैक्ट आया, मतलब घाटा जिसको बोलते हैं, तो वो मतलब वाइडेबल का मतलब ये होता है वो कॉन्टेक्ट से बाहर जा सकता है। कॉन्टेक्ट का वैल्यू तो है, बट वो अगर चाहे तो बाहर जा सकता है। तो इंग्लैंड में क्या वाइडेबल या जो ऑप्शन ऑफ माइनर है, माइनर चाहे तो कॉन्टेक्ट में बना रह सकता है, अगर माइनर चाहे तो कॉन्टेक्ट से बाहर जा सकता है। इसी को बोलते हैं वाइडेबल। वाइडेबल मतलब क्या, दो पार्टी में एक पार्टी, मतलब जिसके वजह से आप लोग इसमें भी पढ़ोगे, सेक्शन 11 में पढ़ोगे, कोर्जन हो गया, अनड्यू इन्फ्लुएंस हो गया, फ्रॉड हो गया, मिसरिप्रेजेंटेशन हो गया, मिस्टेक हो गया, तो ये सब वगैरह आता है, जिसके साथ आप प्लीज माइक ऑफ कीजिए, नहीं तो सबको म्यूट करेंगे। मर जाओ जब टोटा आपको बोलते हैं ऑफ कीजिए माइक, जिनका भी है माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। और भैया क्वेश्चन था, आप यहाँ पे ये कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में सेक्शन 10 आएगा ना भैया? वो आपको बताएंगे, पहले बार पूरा पढ़ाने दीजिए, बोल रहे हैं ना, पूरा पढ़ाने फिर आप पूछिएगा, ठीक है? पूरा पढ़ाने फिर आपको आपका लेंगे डाउट, ठीक है? तो कहीं ना कहीं क्या होगा, सबसे पहले इंग्लैंड का लिखो। इंग्लैंड में क्या है, वाइडेबल है, अगर माइनर चाहे तो कॉन्टैक्ट में रह सकती है, माइनर चाहे तो कॉन्टैक्ट से हट जाएगी, तो इसी को बोलते हैं वाइडेबल। एक पार्टी के ऑप्शन पे है, चाहे तो कॉन्टैक्ट को कंटिन्यू करो, चाहे तो कॉन्टैक्ट से हट जाओ, तो इंग्लैंड में है वाइडेबल। लेकिन हम इंडिया में आते हैं, इंडिया में आके इसका पोजीशन क्या है, तो आपको दिखाई दिए सेक्शन 10 और सेक्शन 11 में कॉम्पिटेंट वही होगा जो मेजर होगा, तो माइनर क्या होगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट की स्टार्ट भी नहीं कर सकता है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वाइड ऑफ इनिशियो हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं इंडिया का पोजीशन है। इसी में जो है केस लॉ आया है, 3 केस लॉ, तो आपको लिखना है 2 केस लॉ ही लिखना है। अयोध्या प्रसाद आपको नहीं लिखना है, क्योंकि इंडिया जो है अयोध्या प्रसाद जो है फॉलो नहीं करता है। हाँ, जिनको थोड़ा लिखना हो लिख देना, बट जो नहीं पढ़े हो बिल्कुल अयोध्या प्रसाद मत लिखना। 2 ही केस लिखना है आपको, मोरी बीबी वर्सेस धर्मोदास और जो है खानगुल वर्सेस लखा सिंह, ये 2 आपको लिखना है। हम लोग भी जो अभी जो है इसी 2 जजमेंट को अभी तक फॉलो कर रहे हैं, जो भी इंडियन कोर्ट है इसी जजमेंट को फॉलो कर रही है। तो मोरी बीबी वर्सेस धर्मोदास में वही हुआ था, ये जो साहूकार था वो पहले से जानता था ये माइनर है, ठीक है, पहले से जानता था माइनर है, तो कहीं ना कहीं कॉन्टैक्ट फिर कर लेता है, कॉन्टैक्ट कर लेता है, तो बाद में जब माइनर उस कॉन्टैक्ट को फॉलो नहीं करता है, तो वो कहीं ना कहीं कोर्ट पहुंचता है, और कोर्ट पहुंचता है और कहता है जो हमने जो है जो इसको रुपए दिए हैं, जो हमारा इंटरेस्ट रेट था, सब कहीं ना कहीं हमको मिलना चाहिए। तो अब कोर्ट के सामने इशू यही थी, जो क्या मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, तो सबसे हम एक लाइन में समझने के लिए बताते हैं। कोर्ट बोला क्या है, वो जो वाइड ऑफ इनिशियो है, जब वाइड ऑफ इनिशियो है तो नहीं मिलना चाहिए, बट ये तो डिसीजन हुआ, बट क्या इसका आर्गुमेंट था, ये था। तो उसने जो है मतलब 2-3 चीज का वो लिया। सबसे पहले तो उसने बोला जो यही जो आपको 64 और 65 बताए थे, जैसे कि इंग्लैंड में है, इंग्लैंड में क्या होता है, माइनर का कॉन्टैक्ट वाइडेबल होता है, तो इन्होंने भी बोला जो कॉन्टैक्ट जो है हमारा वाइडेबल है। और 64 में ये है, अगर जो भी कॉन्टैक्ट वाइडेबल होगा, देखिए आप लोग 64 जब पढ़ेंगे तो वो है कंसिक्वेंस ऑफ रिसेशन ऑफ ए वाइडेबल कॉन्टैक्ट। मतलब ये है जो अगर कोई वाइडेबल भी कॉन्टैक्ट है ना, तो जो भी आप मतलब बेनिफिट लिए हैं वो बेनिफिट आपको वापस करना पड़ेगा। तो साहूकार जी ने बोला देखिए सर सेक्शन 64 है, तो कहीं ना कहीं जो भी इसने बेनिफिट लिया है वो बेनिफिट हमको दिला दो, मतलब हमारा जो 17,000 है वो दिलवा दो, ब्याज गया तो गया। लेकिन फिर जैसा आप बोलते हैं, देखो बच्चे कहीं ना कहीं ये क्या है, कंसिक्वेंस ऑफ द रेसिशन ऑफ मतलब वाइडेबल कॉन्टैक्ट। वाइडेबल कॉन्टैक्ट है, तुम इंग्लैंड में जाओगे तब तो ले सकते हो, बट ये इंडिया है, इंडिया में वाइड ऑफ इनिशियो होता है, तो सेक्शन 64 लगेगा ही नहीं। अब साकार जी वो हो गए, थोड़ा चिंतित हो गए, फिर बोलते कोई नहीं, तो आप बोलते हो ना वाइड कॉन्ट्रैक्ट है, तो आ जाओ सेक्शन 65 देखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। इसमें क्या है, ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन हु हैज रिसीव्ड एडवांटेज अंडर वाइड एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट दैट बिकम वाइड। तो बोलते हैं देखो इसमें लिखा हुआ है सर, जो अगर कॉन्ट्रैक्ट वाइड होगा तो कहीं ना कहीं मतलब वो उसका ऑब्लिगेशन है, जो जितना मेरा मतलब हमें कहीं ना कहीं कंपनसेशन मिलना चाहिए। इसमें लिखा है सेक्शन 65 जब पढ़ोगे तो इसमें व्हेन एग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी वाइड और व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट बिकम वाइड एनी पर्सन हु हैज रिसीव्ड एनी एडवांटेज अंडर सच एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट इज बाउंड टू रिस्टोर इट। मतलब जो भी आपको वो मिला है, जो भी आपको एडवांटेज मिलेगा उसको आपको दूसरे पार्टी को रिस्टोर कराना पड़ेगा। तो फिर से मतलब बोलते हैं जज साहब देखो तुम सही से लगता है तुम इस सेक्शन को पढ़े नहीं हो। ये सेक्शन क्या है, व्हेन एन एग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी वॉइड एंड व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड। तो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट जो है क्या वो बिकम वॉइड हुआ है, ये जो है क्या है
ये वाइड ऑफ इनिशियो ही है। सेक्शन 11 तुम सही से पढ़ो। ये मतलब कॉम्पिटेंट है ही नहीं, कॉन्टेक्ट कर सकता है। ये जो है किस पे लगेगा, जो कहीं ना कहीं जैसे कि वो बताएं सुपर इम्पॉसिबिलिटी है सेक्शन 56, तो सेक्शन 56 के साथ आप 65 लिख सकते हो, जो आपके एक बच्चे ने डाउट पूछा था। तो ये कहीं ना कहीं कहाँ लगता है, जो बाद में हो गया भाई, जैसे कि जो भी मतलब ये है, जैसे कि आपको बोले कोई आपको ठग लिया, जैसे कि मानिए हम मैजिक से कहीं ना कहीं ये कर देंगे, हम जो है हमारे पास दैवीय शक्ति है, ये है, तब तो उसको सेक्शन 65 में देना पड़ेगा। या जो सुपरविनी इम्पॉसिबिलिटी हो गई, तो कहीं ना कहीं तब क्या होता है, तब जो है आप ये जो सेक्शन 65 में जा सकते हो। लेकिन इसमें क्या है, ये जो कहीं ना कहीं क्या है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड ऑफ इनिशियो है, स्टार्टिंग भी नहीं हुआ है, तो ये क्या है, बाद में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा तब तो मांग सकते हो। तुमने जो है सब, और इस साहूकार को पता था जो ये बच्चा जो है कहीं ना कहीं माइनर है, तो इसको कहीं ना कहीं क्या हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट का स्टार्टिंग ही नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, सेक्शन 65 भी नहीं लगेगा। तब ये बोलता है, देखिए सर, एक आप लोग एविडेंस एक्ट में पढ़ोगे सर, सॉरी अब आपका बीएससी हो गया, तो एक आता है इक्विटेबल, मतलब जो एक वो आपका वो है, मतलब एस्टोपल का जो है आपका कंसेप्ट है। एस्टोपल का कंसेप्ट ये होता है, आप जो एक बार मतलब किसी को बोलोगे ना, उस वो चीज में आप जो बदल नहीं सकते हो। मतलब तो इन्होंने बोला, देखिए सर, माइनर पे कहीं ना कहीं एस्टोपल लगता है, उसने बोला था जो हम तुम्हें रुपए वापस कर देंगे, बट जज साहब ने बोला देखो, जो एस्टोपल होता है वो कहीं ना कहीं क्या है, एक प्रकार का वो है, क्या कहते हैं, एक प्रकार का मतलब ये जस्टिस एंड गुड कंसेंट, ये कहीं ना कहीं है। इस प्रकार का डॉक्ट्रिन तभी मिलता है जब आप कोर्ट में जो है मतलब खुद ही अच्छे मतलब आओगे वो करके। इसमें क्या है, तुमने खुद जो है जानबूझ के माइनर के साथ कांटेक्ट किया, तो कहीं ना कहीं ये तुम्हारी गलती शुरू से ही है, तो तुम और जो है मतलब सबसे पहले खुद जो है मतलब गंदे हाथ कोर्ट में आए हो, तो कहीं ना कहीं तुम्हें इसका भी नहीं मिलेगा। तो इसमें भी बोला था जो माइनर पे स्टॉपर लगता नहीं है, तो इसी सब को करके तो कोर्ट ने जो है जो आपको सेक्शन 64, 65 एस्टोफल ये सब लगा के बोल दिया था, माइनर का कॉन्टेक्ट वॉइड ऑफ इनिशियो होता है, तो कुछ नहीं मिलेगा। तो ये सारा कुछ लिख दोगे। उसके बाद आता है खानगुल वर्सेस लखा सिंह, ये जो है इसके बाद का केस था। तो क्या हुआ, कई साल बाद ये केस आया, तो ये इसमें क्या हुआ था, माइनर जो इसका गलत फायदा उठाने लगा। अब ये चीज कौन प्रूफ करेगा, जो माइनर का मतलब हम जानते थे माइनर है या माइनर नहीं है। मान लीजिए कोई 17 साल का है, थोड़ा जिम उम जाके प्रोटीन वोटीन खा के थोड़ा वो अच्छा हेल्दी दिखता है, थोड़ा मतलब लगता है हाँ मतलब थोड़ा ये 18, 19, 20 का होगा, होते हैं कुछ, तो कहीं ना कहीं तब क्या होगा, तो ये इसलिए जो है खानगुल वर्सेस लखा सिंह का केस इसलिए इम्पोर्टेंट है। ये तो आप लोग ये जो है थोड़ा ध्यान से रखिएगा। अगर आपको पता है जब आप माइनर से कांटेक्ट कर रहे हो, तब तो भाई तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, ना 64, 65 कुछ नहीं मिलेगा, ना स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ना इक्विटेबल वो कुछ नहीं मिलेगा। बट मान लो माइनर ने झूठ से मतलब वो कर लिया, मतलब अपने आप को गलत दिखा लिया, बोला हम जो 21 साल के हैं, बट वो था 17 साल का ही, तो उसमें मतलब जो सेकेंड पार्टी है उसकी कोई गलती नहीं है। हो सकता है ऐसा प्रैक्टिकल में है, मतलब माइनर ने या मान लो आधार कार्ड का फॉर्जरी कर लिया, कोई सा फॉर्जरी डॉक्यूमेंट 10th का ले आया, जिसमें कि बोला दिखाया गया हम 18 से ऊपर है, तो सेकेंड पार्टी इतना तो करेगा नहीं, आधार कार्ड या 10th का कुछ भी देख सकता है। तुम ही फॉर्जरी करो, माइनर ही फॉर्जरी करे, अब बाद में माइनर बोले हाँ हम तो सब कुछ कर लिए, कॉन्टेक्ट के लिए लाइबल ही नहीं है। बस इसी के लिए आया था खानगुल वर्सेस लखा सिंह। इसमें जो है ये जो है लाहौर हाई कोर्ट का जजमेंट है, जो कि अभी भी हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो इसमें मतलब जज साहब वही बोले थे, इनका शादी लाल नाम था, मतलब द बेनिफिट रिसीव बाय द माइनर विथ एवर प्रॉपर्टी और मनी शुड बी मतलब रिटर्न अंडर द प्रोविजन ऑफ द, मतलब पहले था स्पेशल रिलीफ एक्ट का मतलब सेक्शन 41। इसका मतलब ये था जो मतलब जो भी तुम मतलब बोलिए, तुमने अगर गलती किया है, तुमने अगर मिस रिप्रेजेंट किया है, फर्जरी किया है डॉक्यूमेंट के साथ, और सेकेंड पार्टी को पता नहीं है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, जो भी तुमको प्रॉपर्टी या जो भी मनी मिल रहा है वो तुमसे रिस्टोर किया जाएगा। तो अभी भी जो है 9th लॉ कमीशन, फिर से लिख लो, यही सब चीज बोलते, कॉपी कलम लेके बैठना। तो 9th लॉ कमीशन के बाद जो है हम लोगों ने जो है खानगुल वर्सेस लखा सिंह का अप्लाई कर लिया है, और कहीं ना कहीं अब क्या होता है, हम लोगों ने स्पेसिफिक लेके आपके सेक्शन मतलब 31 में ये चीज लिख दी है, तो मतलब कुछ भी होगा तो इसमें दो चीज होता है। या देखिए इसका ओवरऑल कंसेप्ट ऐसे समझो, अगर मान लो तुमने जानबूझ के माइनर के साथ किया है, कोई 16 इयर्स का है और तुमको पता है भाई 16 इयर्स का है,
तब तुमने अगर कॉन्टैक्ट किया तब कौन सा केस लेगा, मोहरी बीवी धर्मोदास, कॉन्टैक्ट वाइड ऑफ इनिशियो हो जाएगा। बट अगर माइनर ने जो चालबाजी की है, अपना फर्जरी डॉक्यूमेंट कैसे भी तुमको गलत दिखा के बोला मेजर है और तब कॉन्टैक्ट कर लिया, तब क्या लगेगा, खानगुल वाला केस और ये सेक्शन 31 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। तब कहीं ना कहीं माइनर अगर प्लेंटिफ में जाता है तब भी कोर्ट बोलेगी भाई जितना तुमने पैसे दिए हो वो उसको वापस कर दो। अगर डिफेंडेंट में जाएगी तो तब भी बोलेगा जितना भी तुमको बेनिफिट मिला है वो वापस करो, तब हम तुम्हारा केस सुनेंगे। और सुन, एक मिनट रुक जाइए, सारा लेते हैं डाउट। तो हम लोग अभी फॉलो कौन सा कर रहे हैं, खानगुल वर्सेस लखा सिंह, बस 1-2 मिनट बस, फिर आपका सारा डाउट लेंगे। सर 9th लॉ कमीशन वाला दोबारा बता दीजिए। 9th लॉ कमीशन ने सेम जो खानगुल वर्सेस लखा सिंह का वो मतलब ले लिया था। देखिए ओवरऑल कंसेप्ट फिर आपको समझा रहे हैं ना, रुक रुकिए आपको फिर से बताते हैं। ये ग्राफ जो आप देख लीजिए, उसके बाद बता देते हैं। कहाँ गया ग्राफ, ये आपका सेक्शन 33 है स्पेशल रिलीफ एक्ट का, सेक्शन 31 है यहाँ पर। 31 है सॉरी, 31 ही है, पहले था 41, ठीक है, तो इसी से मुझे निकल गया, ठीक है। तो देखो जैसे कि आपको बताए थे, तो क्या होता है, चलो ये बाद में बता देंगे। हाँ जी, अब तो आपको ध्यान में क्या रखना है, 2 चीज ध्यान में रखना है। क्या क्या ध्यान में रखना है, सबसे पहले 2 चीज ध्यान में रखना है। एक चीज क्या, अगर आप खुद जानबूझ के माइनर के साथ कांटेक्ट कर रहे हो, आप अगर जानते हो जो भाई ये माइनर है और तब भी अगर आप कांटेक्ट कर रहे हो, तब क्या होगा, तब आपको कुछ नहीं मिलेगा। चाहे आपका सेक्शन 64 में जाओ, 65 में जाओ या स्पेशल लीग एक्ट में जाओ, चाहे मतलब इक्विटेबल डॉक्ट्रिन में जाओ, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। बट माइनर ने जो है, जैसे आपको बताया, फॉर्जरी सर्टिफिकेट इस प्रकार से आपको मिस रिप्रेजेंट करके दिखाया है हम भाई मेजर है, तब अगर कॉन्टेक्ट में आप गए हो तो आप जितना भी वो बेनिफिट लिया है उसको कहीं ना कहीं कोर्ट आपको रिस्टोर करा देगी। यही खानगुल वर्सेस लखा सिंह था, इस पर 9th लॉ कमीशन ने सेम वो किया था। और उसके बाद क्या हुआ, इसी को कहीं ना कहीं जो है मतलब हमारे जो लॉ है वो इसी को फॉलो करती आ रही इंडिया में। हाँ जी, अब पूछो। सर जो एक यूके वाला था कैसे क्या होता है और इंसेन माइंड क्या होता है, एक एक करके पूछिए भैया। हाँ, साउंड माइंड और इंसेन माइंड में थोड़ा क्या होता है? साउंड माइंड मतलब दिमाग, मतलब जिसका सही है। इंसेन माइंड हुआ जिसका दिमाग मतलब पागल टाइप है। लेकिन एक चीज सुनिए, अगर जो पागल आदमी भी है, जैसे नहीं होता है किसी आदमी को दौरा आता है बार बार, तो जिस समय दौरा आ रहा है उस समय वो कांटेक्ट नहीं कर सकता है, बट जब उसका दिमाग ठीक है तब वो कांटेक्ट कर सकता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। मतलब जो सेक्शन 64 और 65 पेपर रिपीट करा। देखिए 64 में ये है, जैसे इंग्लैंड में है, इंग्लैंड में क्या है, कॉन्टैक्ट माइनर के साथ वाइडेबल होगा। वाइडेबल मतलब क्या, मतलब वाइडेबल या जो ऑप्शन ऑफ माइनर, अगर माइनर चाहेगा तो उसे कंटिन्यू करे, अगर माइनर चाहेगा तो हट सकता है। बट अगर माइनर कंटिन्यू करेगा तो कॉन्टैक्ट उस पर बाइंडिंग होगी। तो इंग्लैंड में ये है, बट इंडिया में क्या है, सेक्शन 10 सेक्शन 11 में वो वाइड ऑफ इनिशियो होगा। तो वही 64 है, वो वाइडेबल कॉन्टैक्ट पे लगता है। तो वाइडेबल कॉन्टैक्ट में जो भी मतलब आपको बेनिफिट मिला है वो वापस करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये क्या होता है, वाइडेबल कॉन्टैक्ट है ही नहीं तो सेक्शन 64 नहीं लगेगा। और 65 क्या है, जो कॉन्टैक्ट वाइड हो जाती है, वो वाइड हो जाती है तो जितना भी आपको मिला है वो कहीं ना कहीं वो आपको रिस्टोर करना पड़ेगा। तो मतलब ये होता है। तो कहीं ना कहीं क्या है, जो कॉन्टैक्ट बाद में वाइड हो जाती है, तो जैसे कि आपको सेक्शन 56 है इस तरीके का। बट जो ये क्या माइनर के साथ कॉन्टैक्ट, ये कहीं ना कहीं क्या है, वाइड ऑफ इनिशियो है। तो इसलिए जो है 65 का अभी मोहरी दास को नहीं मिला था, क्योंकि ये क्या है, कॉन्टैक्ट की स्टार्टिंग भी नहीं है। कॉन्टैक्ट बनेगा बाद में वाइड होगा तब सेक्शन 65 आएगा। बट ये क्या है, माइनर के साथ कॉन्टैक्ट वाइड ऑफ इनिशियो है, शुरू भी नहीं हुआ है, इसलिए सेक्शन 65 भी नहीं मिलेगा। हाँ जी बताओ सर। हाँ बताओ। इंडिया में माइनर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वाइड ऑफ इनिशियो है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट माने ही नहीं जाएगा कि आपने कर लिया है। तो इस केस में सेक्शन 64 लगाते हैं। हाँ, और जो बट आप जानते हो तब जो माइनर है वो तब, मतलब माइनर गलती करेगा तब जो आप खानगुल वाले देख के सेक्शन मतलब
हाँ, मतलब यही बात है कि अगर आपको पता है कि माइनर है और आपने कॉन्टेक्ट किया है तो फिर हम मोरी बेबी को यूज करेंगे, और अगर आपको पता है कि माइनर ने फॉर्जरी वगैरह करी है तो फिर आप खानगुल को यूज करोगे। बिल्कुल बिल्कुल, अब आप समझ गए। समझिए ठीक है, 20 और नंबर एक 20 बार में नंबर सर पक्का हो गया। एक 64-65 उसका बस क्लियर मैं बता रहा हूँ, बता दीजिए सही एक्सप्लेनेशन समझा या नहीं, कि अगर माइनर के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो वॉइड अब इनिशियो है, तो इसमें हम सेक्शन 64 को यूज करेंगे। यूज करेंगे आप एक बार हाँ 64 का यूज नहीं करेंगे, 64 होता है वाइडेबल। किसी के अच्छा। पास है बेरेक तो देख लो हाँ 64। डायरेक्ट सामने रखा हुआ है सर, तो उसमें यही है कि कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्सेप्शन ऑफ वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट यूज नहीं करेंगे आप। वाइड अभी इशू तो सर कहीं गेट पे है ही नहीं, आई थिंक। नहीं तो ये तो कोर्ट करती है ना, फिर तो कोर्ट का काम खत्म ही हो जाएगा अगर सब कुछ डायरेक्ट में ही लिख दे तो। ये तो कोर्ट का इंटरप्रिटेशन होता है ना, सब कुछ डायरेक्ट नहीं होता है। स्टॉपल का मतलब बता दो। स्टॉपल ये होता है मान लीजिए आपने मतलब कुछ ऐसा चीज बोला और सेकेंड पार्टी ने उस बिहार पे काम किया है तो आपको वो चीज मानना पड़ेगा, यही होता है लॉ ऑफ स्टॉपल। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट करती है ना, गवर्नमेंट कई सारे, जैसे मान लो ये हिमाचल प्रदेश में हिमाचल गवर्नमेंट ने कहा यहाँ जो हम पहले टैक्स नहीं लेंगे, तो सारे दिल्ली पूरे के सबके फैक्ट्री जो है हिमाचल में जाके लगाने लगा। हिमाचल बढ़िया जगह है, यहाँ कहीं ना कहीं गवर्नमेंट टैक्स भी नहीं लेंगे। बाद में मतलब गवर्नमेंट चेंज हो गया, बोला आप टैक्स लेंगे, तो सरकार सुप्रीम कोर्ट बोलती है नहीं, तुमने रूल ऑफ स्टॉपल लगेगा। मतलब जो आप पहले बोल रहे हो और सेकेंड पार्टी में आप अपना चेंज कर लिया, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, तो आप में रूल ऑफ स्टॉपल लगेगा। बट माइनर पे रूल ऑफ स्टॉपल नहीं लेगा, क्योंकि कोई कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं है। रूल ऑफ स्टॉपल कहाँ लगता है, जहाँ कॉन्ट्रैक्ट होता है, यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो रूल ऑफ स्टॉपल लगेगा ही नहीं। अब बताओ इतना स्पेशल रिलीफ एक्ट में सेक्शन 31 है कि 33 बेनिफिट्स रिस्टोर करने के बारे में बात कर रहे हैं। 33 होगा, 33 ही होगा। आप समझ में आ गया, 20 नंबर पक्के हो गए आपके, समझिए। ये टफेस्ट, इससे ऊपर क्वेश्चन कोई जाएगा ही नहीं, जितना हम बता दिए। इसलिए बोले ना हम मान लो एक्सेप्टेंस से शुरू करते, तुम लोग भी थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हो, वहाँ जो है सारा वही सेक्शन 3-4 में बोलते भैया यहाँ हुआ तो क्या हुआ, प्रोमिसर में क्या हुआ। इसलिए मैंने जो पेपर में आता है उससे शुरू किए हैं, जो आपका फायदा हो। अब जो आता है वही सेक्शन 3-4, वो तो बाद में बता देंगे 15 मिनट में। और बताओ सर इसमें सेक्शन 41 में दे रखा है ऑफ द ओल्ड स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ऑन द माइनर 24। तो वही बोले, ये 41 पहले था, 33 वही हो गया। अच्छा वो ठीक। ये जो आपका है ना केस, उस समय चलता था पहले का इसके रिलीफ एक्ट, उसमें 41 था, तभी तो आपको आप समझ में आ गया। 20-40 नंबर हो गए ना। देखिए आपका एक घंटे में 40 नंबर का हो गया। बस बने रहिए, 1 घंटे में और आपका जो है पूरे 100 नंबर का हो जाएगा। हाँ पूछिए। उसमें अगर दामोदर दास अगर उनको नहीं पता होता कि वो माइनर है, तब खानगुल लग जाएगा। यही तो समझना है ना, अगर पता नहीं है तब खानगुल लगेगा, यही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको पता है तब मोरी बीबी, नहीं पता है तब खानगुल। और स्टॉपल में मतलब क्यों यूज करा था उन्होंने वहाँ पे? स्टॉपल उन्होंने मोरी भी बोला, जो ये माइनर बोला है, मतलब हमसे पैसा लिया है, तो कहीं ना कहीं स्टॉपल से दिलवाओ। और इसमें स्टॉपल लगेगा ही नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं। मतलब जैसे एसपीएससी रिलीफ एक्ट है ना, ये सब एक्ट है, ये कहीं ना कहीं इस पे आता है, डॉक्ट्रिन होता है, कहीं ना कहीं जस्टिस एंड गुड कॉन्शियंस। तो कहीं ना कहीं मतलब तभी आपको बेनिफिट मिलता है जब आप खुद जो है क्लीन हैंड से कोर्ट के पास जाओ। अगर आप खुद जो माइनर के साथ फायदा के लिए कॉन्टेक्ट कर रहे हो, तभी करोगे जब आपका कोई फायदा हो, और तब कोर्ट के पास जा रहे हो तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि जो है कोई भी डॉक्ट्रिन तब आपको नहीं लगती। ये भी जो है जस्टिस एंड गुड कॉन्शियंस का ही डॉक्ट्रिन है स्टॉपर्स। और बताइए, तो अब शुरू करें दूसरा? ठीक है, तो आप लोग बस 1 घंटे और बने रहिए, सारा टॉपिक ही करवा देंगे। यही हमारा बेनिफिशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, मतलब बेनिफिशियल वाला क्वेश्चन थोड़े आता है, नहीं दे रखा है इसमें अंदर है। अब पता नहीं, अब क्वेश्चन में जहाँ आएगा ना वो वहाँ बता देंगे। सर सेक्शन 33 क्या? 33 ये वही है जो खानगुल वाला केस था ना, तो मतलब ये है जो अगर जो आप कोई बेनिफिट लेते हो गलती करके और सेकेंड पार्टी को पता नहीं है, तब कहीं ना कहीं आपको पैसा देना पड़े।
यही है 33। भैया सेक्शन 65 कह रहा है कि ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन हु इज रिसीव्ड टू एडवांटेज अंडर द एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट विद बिकम वॉइड। तो इसमें कह रहा है कि जो एडवांटेज होगा तो जब वो कोर्ट उसको कहेगी कि आप भाई इसका पैसा दे, तो जो भी लिया होगा तो वो क्या पूरा देना जरूरी है कि आधा है? ये अमाउंट कितना ये सब देखिए कॉन्ट्रैक्ट के टर्म एंड कंडीशन पे होता है, इस पे मत जाइए। तो जो आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो ना, तो आपका लिखा रहता है, उसके हिसाब से मिलेगा। अगर माइनर के साथ हुआ है वो कॉन्ट्रैक्ट तो फिर माइनर लायबल होगा पूरा। अगर आप जानते नहीं हो तब होगा लायबल। हेलो, बताइए। माइनर मान लीजिए कोई 5 साल का बच्चा है और तो कुछ आधा पैसा खर्च कर दिया, आधा बचा है, तो उससे कैसे लेगी? उसे तो आधा ही मिल पाएगी। कोई नहीं उसके प्रॉपर्टी से ले लो, उसके पेरेंट्स से लो। 33 ज्यादा स्पेसिफिक बचा रहता है उतना वापस। तो भाई एग्जाम में ऐसा सब थोड़ी पूछा जाएगा, जितना बचा ये अगले कॉन्सेप्ट पे आता है। वही ये सब एग्जाम में इफ अगर फट ये सब नहीं पूछता है, ठीक है। और टाइम पास भी तो करेंगे ना लोग, पढ़ेंगे थोड़ी। हेलो, ठीक, अब बताइए। ये डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है, हाँ यही है, मतलब रेस्टिट्यूट मतलब यही है, सेक्शन 64 65 इसी को बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो जितना भी बेनिफिट लिया है उसको रेस्टिट्यूट करा दो। अच्छा ठीक है। तो अब देखिए आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे, ठीक है। तो अब कौन सा करा दिया जाए? चलिए अब करा देते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। ये भी जो है 40 नंबर 20 मार्क्स का फिक्स आता है। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस का एक क्वेश्चन देखिए कि पहले ये करा दें। चलिए पहले कंसिडरेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए कंसिडरेशन का जैसे कि आपका ये जो है दोनों क्वेश्चन कहीं ना कहीं कंसिडरेशन, ये सॉरी बी तो टेंडर का है, कंसिडरेशन है ऊपर वाले का। कहीं आपको बताए थे तो आपका कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो? स्क्रीन शो नहीं हो रही, स्क्रीन शेयर आपकी स्क्रीन नहीं आ रही है। अच्छा ठीक है, ठीक कर देते हैं। शायद बीच में वो हुआ था ना। हाँ अब हो रही है शेयर। देखो क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको इसका सिलेबस दिखाते हैं। वो जो है ज्यादा जरूरी है। प्लीज माइक ऑफ कीजिए जिनका भी मन। देखिए सबसे पहले जो है इससे भी 20 मार्क्स के क्वेश्चन फिक्स आते हैं, ठीक है। तो देखिए ये आपका जो है ये आपका टॉपिक 4 है, ठीक है। और टॉपिक 4 में जो है ये आपका कंसिडरेशन का है और एक प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है, ठीक है। इससे 20 मार्क्स के भी आ सकते हैं और अगर भाग आपका अच्छा है तो 30 मार्क्स के भी आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आखिर पढ़ना क्या होता है? तो सबसे पहले आप लोग केसमेट में लिख लो, ये जो 13, 14 और 15 है ये कहीं ना कहीं सीधा कंसिडरेशन पे क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर सीधा कंसिडरेशन पे क्वेश्चन आए तो 13, 14, 15 लिखना। और इसमें एक कंसेप्ट और आता है प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे आए तो आपको 16 एंड 17 लिखना है, ठीक है। 13, 14, 15 सीधा कंसिडरेशन पे लिखना है और जो प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कहीं ना कहीं 16 और 17 लिखना है, ठीक है। ये आपको करना है। तो आखिर जो है इस पे क्वेश्चन क्या आता है? तो सबसे पहले देखिए आखिर जो इसमें आप लिखोगे क्या क्या चीज, ठीक है। तो ये आपको बता देते हैं। ये बच्चे अब पूछ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट क्लास। तो अब जो है तो हम आते हैं अपने उस पे। इतने सारे ग्रुप है ना, ग्रुप ही भाग जाता है। तो जो है हम प्लीज माइक ऑफ कीजिए जिनका भी है। तो हम आ जाते हैं इसमें कंसिडरेशन में। आखिर हम लिखेंगे क्या क्या, ठीक है। तो कंसिडरेशन में जो आपको सबसे पहले सेक्शन 2D लिखना है, ठीक है। और 2D लिखना है और सेक्शन 25 लिखना है, ठीक है। 2D एंड सेक्शन 25 लिखना है, दोनों आपको कहीं ना कहीं लिखना है। जब आप जो आप प्लीज माइक ऑफ कीजिए। तो कहीं ना कहीं अभी सर आपने बोला था 13 लिखना। क्या बोले? 13 आपने बोला था कंसिडरेशन अभी बोला था आपने 30, 40 और 15 लिखना है। ओके सर ने केस बोला, केस बताएं भाई। भाई करो यार, केस है। तुम देखो
13, 14, 15 केस नंबर जो है सीधा वो है, मतलब यही तो इम्पोर्टेंट बता रहे हैं, ये सब आपको कोई नहीं बताया होगा, ठीक है। ये होता है जो सीधा कंसिडरेशन पे तब आया, पीवीटी कॉन्टेक्ट पे आई तो 16, 17 लिखना है। अब आया कुछ लिख कुछ, यही तो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कितना भी पढ़ लोगे, जो क्वेश्चन पूछा है वो कहीं ना कहीं लिखना होता है, कुछ से कुछ लिखोगे तभी नंबर नहीं आते हैं ना। अगर पूछेगा पीवीटी और कॉन्टेक्ट और लिख रहे हो पहला केस, तो कहाँ से नंबर मिलेगा। तो यही होता है, तो आपको जो समझाएं। तो अगर सीधा कंसिडरेशन का क्वेश्चन है, इसमें दो कंसेप्ट है, एक कंसिडरेशन पे और एक पीवीटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे, ठीक है। तो अगर पीवीटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, तब आपको देखो सबसे पहले कंसिडरेशन पे है तो क्या लिखना है, सेक्शन 2D लिखना है, सेक्शन 25 लिखना है। और अगर डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीविटी पे है तब भी आपको सेक्शन 2D लिखना है, और तब आपको सेक्शन 25 शॉर्ट में लिखना है। बट अगर सीधा कंसिडरेशन पे है तब आपको सेक्शन 25 जो थोड़ा डीप में लिखना है, ठीक है। तो 2D किसकी बात करता है, कंसिडरेशन की बात करता है। 25 किसकी बात करता है, कोई भी एग्रीमेंट होगा वो कहीं ना कहीं विदाउट कंसिडरेशन क्या होगा, वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं। जैसे कि आपको कल बताए थे, तो कोई भी होगा सबसे पहले प्रॉमिस होगा, नहीं सॉरी, सबसे पहले ऑफर मिलेगा, ऑफर के बाद आपको मतलब सेकंड पार्टी एक्सेप्ट करेगा, फिर कहीं ना कहीं क्या बनेगा, वो कहीं ना कहीं मतलब वो बनेगा, सबसे पहले एग्रीमेंट बनेगा, एग्रीमेंट में कहीं ना कहीं कंसिडरेशन लगेगा, उसके बाद सेक्शन 10 लगेगा, फिर कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं विदाउट कंसिडरेशन जो है कोई एग्रीमेंट बनेगा ही नहीं। ये मतलब कंसिडरेशन मतलब क्या, कंसिडरेशन मतलब ये मत समझ लो कुछ भी रुपए ही हो, कुछ भी चीज जिससे कहीं ना कहीं सेकेंड पार्टी को कहीं ना कहीं मतलब जो मतलब कुछ भी आपका वो होना चाहिए, जैसे मान लो कुछ भी आपको फायदा होना चाहिए, क्योंकि बिना फायदा का कहीं ना कहीं कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है। कॉन्ट्रैक्ट का यही है, कॉन्ट्रैक्ट आप तभी करोगे जब आपका बेनिफिट है, क्योंकि बिना बेनिफिट का कॉन्ट्रैक्ट कोई नहीं करता है। बट जो है ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में होते हैं, जैसे कि कोई भी ऐसा रिलेशन नहीं बनता है जिसमें आपका बेनिफिट नहीं होगा। अगर बेनिफिट नहीं होता है तो वो रिलेशन मतलब आगे चल ही नहीं पाएगा। लेकिन कुछ ऐसे रिलेशन होते हैं जैसे कि आपका और आपके पेरेंट्स का हुआ, वहां अगर बेनिफिट नहीं भी है तब भी आपका रिलेशन है। बट कहीं ना कहीं और जो भी एक पेरेंट्स छोड़ के जो भी आपके रिलेशन है, वो सारे रिलेशन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेनिफिट है, चाहे आप बताओ किसी को नहीं बताओ, आपकी अंतरात्मा जरूर जानती है। तो कहीं ना कहीं बिना बेनिफिट का कॉन्ट्रैक्ट बनता ही नहीं है, तो यही होता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो बिना कंसिडरेशन का भी मतलब हो जाते हैं, जैसे कि पेरेंट्स है, तो वही सर्कमस्टांसेस कुछ हैं जिसमें विदाउट कंसिडरेशन भी कहीं ना कहीं हो जाती है। तो आपके जो केसमेट में तो 3 ही लिखा हुआ है, सॉरी बियर एक्ट में 1, 2, 3, बट जो है हम आपको 6 बता देते हैं। 6 लिखोगे तो और अच्छा होगा। तो सबसे पहले क्या है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन। अगर जो कोई एग्रीमेंट है उसमें कंसिडरेशन नहीं भी है, बट वो नेचुरल लव एंड अफेक्शन के लिए किया गया है, तो अगर बिना कंसिडरेशन का भी है तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, ठीक है। जनरल रूल क्या है, बिना कंसिडरेशन का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। बट इसके 3 एक्सेप्शन है, और जिसको जरा लिखने का मन हो वो बोले 6 एक्सेप्शन लिख देना। पहला क्या है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन। तो क्या होता है, इसमें कोई पति पत्नी का रिलेशन है, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, हम इंडिया में 7 जन्मों का साथ है। तो कोई अगर पति है, अपने पत्नी के बर्थडे पे मान लो कोई बहुत बड़ा घर हो गया या कुछ भी जो है मांगा से मांगा कर दिया गिफ्ट, और मतलब कहीं ना कहीं क्या उसके नाम पे लिख दिया, तो कहीं ना कहीं क्या बिना कंसिडरेशन का। तो अब जो कुछ दिन बाद मान लीजिए दोनों में झगड़ा हो गया, पति बोलेगा अरे हम तो इसको फ्री में दिए थे, दे तो हमारा वापस करा दो, तो कोर्ट बोलेगी नहीं, आप जाओ और सेक्शन 25 का क्लॉज 1 पढ़ो, इसमें लिखा है वॉइड तो होगा, बस अनलेस मतलब एक्सेप्शन दिया हुआ है। अगर नेचुरल लव एंड अफेक्शन, तो आपकी और आपकी पत्नी में उसमें क्या था, नेचुरल लव एंड अफेक्शन था, तो बिना कंसिडरेशन का भी जो है वो जो है कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। तो आपने लिख दिया था, तो कहीं ना कहीं अब वो घर पत्नी के। ये तो एक एग्जांपल दिए। दूसरा एग्जांपल आपको मान लीजिए पति पत्नी में काफी झगड़ा हो रहा है, ठीक है, एक ही घर में खूब झगड़ा हो रहा है, पति या पत्नी में एक कोई परेशान हो गया, दूसरे को बोल रहा है चलो तुम ये लो घर तुम्हारे नाम से लिख देता हूँ, मैं जा रहा हूँ, दिमाग मेरा ठीक रहेगा, शांति में रहेगा, थोड़ा मतलब कम भी खाएंगे, थोड़ा ठीक रहेंगे। लेकिन बाद में पता चला अरे हम घर तो छोड़ दिए, बट वो तो 1 करोड़ का घर था और हमें तो कुछ नहीं मिला। मतलब गुस्से पे हम ऐसा कर देते हैं, बट बाद में पता चलता है अरे जो किए वो काफी वो कर दिए। तब जो है फिर जो है मान लो आप अगर कोर्ट गए तब आपको मिल जाएगा, क्योंकि आप ये जो घर आप लिखे हो नेचुरल लव एंड अफेक्शन में नहीं लिखे, ये आप झगड़ा करके लिखे। तो ये क्या होता है, फैक्ट टू फैक्ट कहीं ना कहीं वो होता है, कहीं ना कहीं फैक्ट टू फैक्ट आप देखोगे। मतलब अगर नेचुरल लव एंड अफेक्शन में कर रहे हो तब तो मतलब बिना
कंसिडरेशन का भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। दूसरा क्या है, मतलब पास्ट वॉलंटरी सर्विस। देखिए ये क्वेश्चन आए, फिर से आप लोग कॉपी कलम से लिख लो। इंग्लैंड में क्या होता है, इंग्लैंड में 2 प्रकार का मतलब कंसिडरेशन का आप मतलब वो कर सकते हो, पास्ट मतलब प्रेजेंट या फ्यूचर। इस प्रकार का कोई इवेंट हो तो इंग्लैंड में 2 ही प्रकार का होता है, प्रेजेंट या फ्यूचर। फिर से लिख लो, ये आपको लिखना है, इंग्लैंड में प्रेजेंट या फ्यूचर होता है, बट इंडिया में तीनों होता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। पास्ट का क्या हुआ, मान लीजिए इंडिया क्या है, थोड़ा मतलब यहाँ सोसाइटी का जगह इम्पैक्ट हो, किसी का मान लो घर जो है जल रहा था और एक आदमी गया और थोड़ा काफी मेहनत उन्नत करके पानी उनी लाया या कुछ भी ऐसा किया जो उसका घर जलने से बच गया। तो अब जो क्या हुआ, और वो इंसान वहां था नहीं, बाद में आया तो बोला अरे तुमने मेरा घर बचाया है, तुमको हम घर बचाने का 5 लाख रुपए देंगे। और उस समय बोल तो दिया, बट बाद में बोल रहा अरे हम तो ऐसे ही बोल दिए, अब तुमको नहीं देंगे। बट आपने कोई पास्ट के चीज का भी बोले हो जो दिए हैं, तो आपको कहीं ना कहीं कंसीडरेशन अब देना पड़ेगा। आपका कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। तो यहाँ मतलब यही होता है, मतलब पास्ट में जो चीज हो भी चुका है उसमें भी अगर आप बोल दिए हम ये करेंगे, इतना पैसा देंगे, तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिए तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। बट इंग्लैंड में अगर सेम केस आता, कोई अगर घर आपका जल रहा था, आप मतलब उसको कर दिए और वो आदमी बोला चलो तुम घर बचा दिए, मतलब पास्ट में चीज हो गई, अब जो तुमको कुछ देर बाद मान लीजिए 5 घंटे 10 घंटे अब तुमको रुपए देंगे, तो इंग्लैंड में मतलब सीव नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो है इंग्लैंड में पास्ट मतलब वॉलंटरी सर्विस में मतलब वो जो है कॉन्ट्रैक्ट माना ही नहीं जाता है, तो उसे कंसिडरेशन नहीं मानेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ये इंडिया और इंग्लैंड में अंतर है। और तीसरा होता है प्रॉमिस टू पे टाइम बाद डेब्ट। ये क्या होता है, आप लोग लिमिटेशन एक पढ़ोगे 3rd सेमेस्टर में, तो किसी भी मतलब डेब्ट को जो है लेने के लिए 3 साल का समय होता है। अगर आप 3 साल में ले रहे हो तब तो ठीक है, लेकिन अगर लिमिटेशन हो गया तब आप कोर्ट में सूट में फाइल मतलब कोर्ट में सूट फाइल नहीं कर सकते। तो ठीक है, तो मान लो 3 साल बीत गई, ठीक है, तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, आपका खत्म हो गया, क्योंकि 3 साल बाद होगा ही नहीं। कोर्ट जाओगे, आपको कोर्ट बोलेगा आप 3 साल तक कहाँ थे, आपका लिमिटेशन हो गया, आप सूट फाइल ही नहीं कर पाओगे। बट एक दिन क्या हुआ, 5 साल 7 साल बाद उसको जो है मान लीजिए कोई सा धक्का लगा, मान लीजिए वो जो है कोई सा उसकी हो गई डिजीज, तो बोला अच्छा हमको डिजीज इसलिए हुआ है क्योंकि हमने उसका रुपये खाया था। तो वो बोल रहा है चलो कहीं ना कहीं क्या होता है, अब तुम्हारा रुपये हम दे देंगे। तो इस प्रकार का जो होता है, ये कहे रुपये देना जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको क्या होगा 3 साल बाद 3 साल तक ही आप सूट फाइल कर सकते हो। 7 साल 8 साल 10 साल हो गया, बट ये क्या है मतलब लिमिटेशन का कंसेप्ट है, तो कहीं ना कहीं उसकी आत्मा परिवर्तन हो गई। तो मतलब ये मतलब लॉ के द्वारा लागू नहीं किया जाएगा, बट जो है आप जो है कॉन्ट्रैक्ट बना के उससे रुपए दे सकते हो। ये 3 चीज है। चौथा गिफ्ट है आपके जो कॉन्ट्रैक्ट 2 में है, जो आपके सिलेबस में नहीं है, 185 एजेंसी में भी ऐसा हो सकता है, और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी 3rd में पढ़ोगे तो आपकी 130 है। ये हम नहीं बताए क्योंकि आपके सिलेबस की बाहर की बात है। अगर जिसको पढ़ना होगा 1 2 3 पढ़ लेना, जिसको नहीं जिसको 26 पॉइंट लिखना है तो 4 5 6 और याद कर लेना। मतलब जनरल रूल क्या है, विदाउट कंसीडरेशन कोई मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी। बट उसके एक्सेप्शन कितनी आपके बेरेक में 3 एक्सेप्शन है। क्या क्या? अगर जो नेचुरल लव एंड अफेक्शन में है तो हो सकता है, तो प्रॉमिस टू पे टाइम बाद डेब्ट तब भी हो सकता है, और पास्ट वॉलंटरी सर्विस तब भी हो सकता है। लेकिन ये सिर्फ इंडिया में है, इंडिया और इंग्लैंड का लिख सकते हो। इंडिया में पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों है, बट इंग्लैंड में ओनली प्रेजेंट फ्यूचर है। ये एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। दूसरा आपका आता है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी। ये आपका जिसको बोलते हैं प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो कि आपका लास्ट का 2 केस है वो है। तो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो होता है स्ट्रेंजर जो है सीव नहीं कर सकता। इसका क्या मतलब हुआ, इसमें भी आपको सेक्शन 2D लिखना ही है। ठीक है, आपको जो है कंसीडरेशन क्या होता है वो डॉक्ट्रिन ऑफ मतलब प्रिविटी ऑफ मतलब कॉन्ट्रैक्ट में भी लिखना। इसका ये मतलब होता है मान लीजिए आप 2 इंसान मतलब वो किए, तो 2 इंसान कहीं ना कहीं आप क्या किए, नहीं ले आए ये अभी मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट किए, तो क्या होता है अगर मान लीजिए तो देख लेगा तभी बनेगा ना। चीज नहीं माना तो बी सीव करेगा, बी नहीं माना तो ये सीव करेगा। मतलब जिसके भी कॉन्ट्रैक्ट है वही कहीं ना कहीं सीव कर पाएगा। बट इसका एक्सेप्शन 3 4 है। क्या क्या है, इंडिया में जो है डॉक्ट्रिन ऑफ मतलब प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्शन क्या है, ट्रस्ट इन फेवर, मेजर सेटलमेंट मतलब चार्ज इन फेवर। ये कहीं ना कहीं 3 चीज है। ये 3 चीज क्यों दिया गया, हम लोग थोड़ा सोशलिस्ट टाइप की कंट्री है। हम लोग क्या होता है कहीं ना कहीं जब आप फॉरेन में जाइएगा तो बच्चे 15 साल से बड़े हुए और उनको घर से मतलब बाहर कर दिया जाता है, बोलता है जाओ दुनिया देखो, कमाओ कमाओ, अब जो है हमारी जिम्मेदारी यहीं तक थी, 15 इयर्स की हो गए हो, अब तुम अपनी दुनिया देखो। बट इंडिया में क्या है 25 तक 28 तक भी आपके पेरेंट्स जो है हम लोगों की देखभाल करते हैं।
तो यहाँ क्या है, सोशलिस्ट टाइप का कंट्री है। तो मतलब यहाँ मतलब सोसाइटी तरह सोशलिस्ट टाइप का है। इसका मतलब क्या हुआ, कोई मेजरमेंट सेटलमेंट हुआ, ट्रस्ट हुआ, चार्ज हुआ, इसका मतलब क्या होता है, दो इंसान है, वो अगर तीसरे के बेनिफिट के लिए कुछ करता है, ये सब क्या होता है, तीसरे के चार्ज या मेरे सेटलमेंट या ट्रस्ट, ये कहीं ना कहीं तीसरे के बेनिफिट के लिए किया जाता है। तब क्या होता है, ये प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्शन है। मान लीजिए ए और बी है, दोनों की शादी हो रही थी, तो बोले जो ये है, ये मान लो मतलब काफी अच्छा बिजनेसमैन है, तो ये बोल रहा है जो आप जो है हमारे बेटी को जो है मतलब 50,000 रुपीज जो है पर मंथ दोगे, और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, क्योंकि जो है हम तभी आपसे शादी करेंगे। तो बी बड़ा बिजनेस में बोला हाँ इतना रुपए हम तुम्हारे मतलब अपने वो तो हमारी बहू है, हम तो उसको अब देंगे ही, और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, और तब मान लो शादी कर रहे हैं, और शादी के बाद सब कुछ ठीक चल रहा है, 50,000 दे रहा है, बट बाद में ये हुआ जो मतलब उसके पति और उस लड़की में झगड़ा होने लगा, तो लड़की घर छोड़ के आ गई अपने पिताजी के पास। अब मतलब वो रुपए देना ससुर जी बंद कर दिए, तो बंद नहीं कर सकते हैं। क्योंकि उस समय जो है मतलब किसी के बेनिफिट के लिए क्या हुआ था, मतलब और मान लीजिए उसके पिताजी की हो गई डेथ कुछ दिन बाद, तो डॉक्टर जो है ससुर जी को वो कर रहा है, तो ससुर जी बोल रहे हैं ये कॉन्ट्रैक्ट जो है हमें हमारे और तुम्हारे पिताजी के बीच में हुआ था, तुम होती कौन हो मतलब कॉन्ट्रैक्ट को सीव करने वाले। बट वो बोलेगा देखिए इंडिया में प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो है, ए और बी है, बट उसका एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है, 3 एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब चार्ज हो गया, मेरे सेटलमेंट या ट्रस्ट हो गया, मतलब किसी के बेनिफिट के लिए अगर कुछ किया जाता है, इस प्रकार का हम कर सकते हैं, तो हमारे बेनिफिट के लिए किया गया था, इसलिए हम आपको सीव कर सकते हैं। कोर्ट भी कहीं ना कहीं वो जो कॉन्ट्रैक्ट वो कराएगी, और मतलब उसके ससुर जी से 50,000 रुपए दिलाए। यही जो है मतलब यही होता है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए इसका केस सब देख लेते हैं। तो देखिए इसका जो 13, 14, 15 ये जो केस है, ये कहीं ना कहीं सीधा कंसिडरेशन पे है। तो ये इस तीनों को मिला के जो है आप एक कंसेप्ट बना लो। पहला केस में क्या है, केदारनाथ वाले में कुछ इसको एक टाउन हॉल बनाना होता है, ठीक है, मान लीजिए कुछ भी बनाना है, और कहीं ना कहीं ये बोलता है तुम इतना रुपए दो, ये इतना रुपए देगा, मतलब मान लीजिए कुछ भी इंसान है, 50-60 इंसान है, सबको बोलता है तुम इतना रुपए देना, तुम इतना रुपए देना, तुम इतना रुपए देना, तो कहीं ना कहीं हम जो है ये चीज बनाएंगे। इतना आपने कर दिया, तो कहीं ना कहीं उसके बाद क्या हुआ, वो बनना शुरू हो गया। कुछ इंसान ने रुपए दे दिया और कुछ इंसान का रुपए बाकी है, बट जो है आपने कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट लिख दिया, हम इतना देंगे, हम इतना देंगे, हम इतना देंगे, हम इतना देंगे। अब बनना शुरू हो गया सबके डिजाइन पे, और कुछ दिन बाद जब बन रहा है, तो जो रुपए नहीं दिया है उससे मांगने के लिए जा रहा है, बोले अरे हमारे पास तो है ही नहीं। बट वो कोर्ट जाएगी, और कोर्ट से आपको कहीं ना कहीं देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें देखो कंसिडरेशन क्या है, कंसिडरेशन यही है तो तुम्हारे मतलब उस पे तुमने बोला क्या, जो हम जो रुपए देंगे, इसी डिजाइन पे क्या हुआ, सेकेंड पार्टी वो जो है कोई भी टाउन हॉल है या मतलब कुछ भी है, कुछ भी बनाना शुरू कर दी। अगर बनाना शुरू कर दी तब आपको रुपए देना पड़ेगा। ये एक चीज हुआ। दूसरा चीज ये हुआ, दोरास्वामी अरुणाचल है, इसमें ये होता है मान लो कोई चीज पहले से बन ही रहा है, कोई चीज बन रहा है, आधा पे चला गया है, तब जैसे कि कोई भी कुछ भी बनता है ऐसा, मतलब बनना शुरू हो गया, और मतलब अब बन रहा है, लेकिन मान लो फंड के लिए क्या हुआ, वो घूम के फंड अपना इकट्ठा कर रहा है, और फिर जो है सेम सिचुएशन आया, उसने बोल तो दिया हम देंगे, बट बाद में देने के मना कर दिया। बट इसमें क्या होगा, वो चीज क्या होगा, पहले ही बनना शुरू मतलब हो गया है, उसके डिजाइन पे वो चीज बनना शुरू नहीं हुआ है। ये आप अंतर समझिए। पहले में क्या था, तभी वो चीज बनना शुरू हुआ जब आप बोले थे हम पैसा देंगे, कुछ इंसान बोला हम पैसा देंगे, तभी वो चीज बनना शुरू हुआ। सेकेंड एक मतलब ये क्या है, वो पहले ही बनना शुरू हो चुका है, मतलब कुछ पार्ट बन भी गया है, वो पैसा दे पैसा नहीं दे, मान लीजिए खूब अच्छा बनता, खूब बड़ा बनता, बट मान लीजिए कुछ इंसान रुपया नहीं देगा तो कुछ छोटा बन जाएगा, बट वो बनेगा तो क्यों, क्योंकि जब वो काम शुरू हो गया तब तो उसके डिजाइन पे नहीं शुरू हुआ था, आप पहले ही शुरू कर दिए हो, बाद में उससे मांग रहे हो। सिचुएशन 2 ये हुआ। और सिचुएशन 3 जो है अब्दुल अजीज में ये है, मान लीजिए आप बोले हाँ हम बनाएंगे, और जो सब खुद से आप रुपए ले लिए, खुद से रुपए नहीं लिए, और आपने कुछ किया ही नहीं, सिर्फ सबसे पैसे ही ले रहे हो। आप फिर से गए 1 साल बाद और बोल रहे हो आप पैसा दो, तो मतलब वो बोल रहे तुम तो कुछ कर तो रही नहीं, खैर तो बियर प्रोमिस किए हो, तब भी आपको रुपये नहीं मिलेगा। तो क्या होता है, ये यहाँ कंसिडरेशन क्या है ये समझो। फर्स्ट केस में क्या है, उसी के मतलब दिए जाए रुपये, वो बोला हम पैसा देंगे,
तब जब कोई चीज बनना शुरू हुआ है। सेकेंड सिचुएशन क्या है, वो मतलब कहीं ना कहीं क्या बीच में पहले बन रहा था और बीच में जो है उससे लिया है, तो इसमें भी क्या होगा, वो उसके डिजायर पे वो चीज नहीं बन रहा है, वो पहले ही बनना शुरू हो गया था। तीसरे में क्या है, भाई तुमने कुछ किया ही नहीं है, मतलब क्या है मतलब कुछ तुम मतलब सिर्फ रुपए लिए और एक साल बाद फिर से रुपए ही मान रहे हो, बट तुम कुछ किए ही नहीं, तो इसमें भी नहीं मिलेगा। तो ये तीन चीज हुआ। और आप लोग कंसेशन में लिखना हो तो ये भी थर्ड वाला रिपीट कर दीजिए, समझ गया। थर्ड वाला ये है, जो कोई सा सिचुएशन आपके मतलब आ गए क्वेश्चन में, मान लीजिए कोई चीज शुरू मतलब कोई चीज बोला हम करेंगे, बट उसका स्टार्टिंग ही नहीं हो रहा है, खाली मान लीजिए एक साल बीत गया और मतलब कुछ से आप रुपए ले लिए और फिर से दूसरे से रुपए मांगने जा रहे हो, तो तब भी इसमें रुपए कौन किसको स्यू कर रहा है थर्ड वाले में? थर्ड वाले वही है, मान लीजिए कोई एक मतलब कमिटी है, मान लीजिए कमिटी एक ट्रस्ट है, वो मान लीजिए आपको बोले हम ये चीज बनाएंगे और कुछ इंसान ने रुपए दिया दे और मतलब फिर एक साल बाद जो इंसान नहीं दिया उससे रुपए लेने जा रहा है, तो मतलब काम शुरू ही नहीं कर रहा है, काम शुरू ही नहीं है, तब भी रुपए नहीं मांग सकते, क्योंकि आप जो कंसिडरेशन में कुछ किए ही नहीं, ये होता है। मतलब ये क्या है, ये सिर्फ बेयर प्रॉमिस है, आप कुछ करोगे, ये होता है। मतलब यही चीज सिचुएशन है और इसी पे आपके फैक्ट बेसिस क्वेश्चन आएंगे, तो आपको ये तीनों लिखना है, ठीक है। मतलब कोई भी क्वेश्चन है, सिर्फ वही जो आपका ट्रस्ट है वो करेगा। मान लीजिए आपका मंदिर वाला है, मस्जिद वाला है, टाउन हॉल वाला है, अगर मान लीजिए टाउन हॉल बनना शुरू हो गया है, मतलब मान लीजिए मतलब 100 आदमी उसमें बोला हाँ हम रुपए देंगे और टाउन हॉल बनना शुरू हो गया, तो आपको टाउन हॉल वाला शुरू करेगा, तब आपको देना पड़ेगा। सेकेंड सिचुएशन में मान लीजिए टाउन हॉल है, वो पहले से बनना शुरू है, आपका उसमें कोई वो नहीं है, बाद में आप भी बोले हाँ ठीक है बन रहा है कुछ हम भी देंगे, और लेकिन वो पहले से बनना शुरू हो गया है, तब आपको देने की जरूरत नहीं है, बाद में मुकर भी जाओगे तो कोई बात नहीं। और थर्ड सिचुएशन है, आप लोग से विचारे हो जो हम टाउन हॉल बनाएंगे, एक साल बाद भी वो मांगने आ रहा है जो हम टाउन हॉल बनाएंगे, तब भी आपको देने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये तीन सिचुएशन है, इसी तीन सिचुएशन पे आपके क्वेश्चन आएंगे। और एक चीज समझ लो, कोई आपका मान लो 1 लाख का सामान है और मान लो आपको 1000 में ही दे दे, तो ये नहीं होता है, जो कंसिडरेशन का एडिक्वेट होना जरूरी है। हाँ आपको मतलब कोर्ट देखेगी जो 1000 रुपए दिया है, ये क्या कोर्जन से दिया भी है, अनड्यू इन्फ्लुएंस से दिया भी है, ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसा चीज किया ही है, बट इस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट का एडिक्वेट होना कोई जरूरत नहीं है। हम मान लीजिए 25 रुपीज में आप लोगों को लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा रहे हैं, तो ये और कोई मान लीजिए अगर मान लीजिए 5000 में पढ़ा रहा है, तो ये नहीं होगा जो मतलब कॉन्ट्रैक्ट बना है नहीं बना है, हमसे भी आपका कॉन्ट्रैक्ट कहीं ना कहीं बन गया है, तो ये जरूरी नहीं है जो कॉन्ट्रैक्ट में एडिक्वेट कंसिडरेशन होना जरूरी है। तो आपको कॉन्ट्रैक्ट में एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दे रही है, ठीक है। और देखिए अब आता है प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये जो बेगन कटा चिन्हैया और ये नवाब ख्वाजा मोहम्मद खान है, ये कहीं ना कहीं प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का है। प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या बना है, ए और बी है, तो मतलब नॉर्मल रूल क्या है, ए सिर्फ बी को सीव करेगा और बी ए को सीव कर सकता है, तीसरी मतलब स्ट्रेंजर जो है सीव नहीं कर सकता है। बट इसका एक्सेप्शन क्या है, 3 हो गए एक्सेप्शन, एक ट्रस्ट हो गया, एक कहीं ना कहीं मैरिज सेटलमेंट हो गया, एक कहीं ना कहीं क्या होता है कोई चार्ज क्रिएट किया जाएगा तब होगा। तो ये जो विवेका चिन्हैया वर्सेज ये जो वेंकटराम गुरु है, ये कहीं ना कहीं सेम केस है। इसमें क्या हुआ था, एक अपनी मतलब वो थी, एक मतलब कोई भी महिला थी, वो अपनी बेटी को बोली हम तो तुमको सारा प्रॉपर्टी दे रहे हैं, बट हमारे भाई को जो तुमको जो है 500 रुपए 1000 जो है तुमको महीने देना पड़ेगा, ठीक है। और तो ठीक है, और सर भाई थे बहन थी उसकी? अरे अब छोड़ो ना, कुछ भी फैक्ट है, क्वेश्चन भाई एग्जाम में तुम्हारे नोट नहीं आएंगे, हमसे फैक्ट सारे कंसेप्ट सुनो, कंसेप्ट से आएंगे क्वेश्चन। तो मतलब ये होता है जो भी हो अपना अपना देख लेना। तो ये होता है कुछ दिन बाद उस महिला की हो जाती है डेथ। अब मान लीजिए वो उसका भाई है, वो कहता है रुपए लाओ, में महीने महीने इतना हमारा बहन बोल के गई है। अब जो है उसे उसकी बेटी बोलती है ना जाओ, हाँ हमारे और हमारे मदर के बीच में कॉन्टेक्ट थी, तुम होते कौन हो। तो वो उसके जो मामा जी हैं वो कोर्ट जाएंगे और बोलेंगे देखिए सर मतलब हाँ हमको ये रुपए नहीं दे रहे। अब ये जो उसकी भांजी है वो क्या बोलेगी, सर प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देख के स्ट्रेंजर सू नहीं कर सकता है। बट कोर्ट क्या बोलेगी, देखो स्ट्रेंजर सू नहीं कर सकता है, बट इंडिया में क्या है मतलब इसके एक्सेप्शन भी है, चार्ज क्रिएट कर दिया गया, ट्रस्ट है, मेजर सेटलमेंट, मैरिज सेटलमेंट है, मतलब किसी के बेनिफिट के लिए। तो यह क्या है, अपने भाई के बेनिफिट के लिए क्या है, कहीं ना कहीं मतलब अपने भाई के बेनिफिट के लिए
वो कहीं ना कहीं किया गया है, मतलब ये कहीं ना कहीं चार्ज कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी पे क्रिएट किया गया है। हमारे भाई को कहीं ना कहीं इतना रुपए मिलेगा, तो ये प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, एक्सेप्शन हो जाएगा और कहीं ना कहीं मामा जी को रुपए देना पड़ेगा। तो आप लोग एक्सेप्शन सीखे। इस वाले केस में नवाब ख्वाजा मोहम्मद का में सेम चीज था, वही होता है खर्चे पाना। मुस्लिम नहीं होता है तो जो आपको सेम सिचुएशन बताए थे, जो कहीं ना कहीं सर दोनों इसमें चार्ज इन फेवर एक्सेप्शन अप्लाई हो रहा है। हाँ जी, चार्ज इन फेवर बोल लो चाहे इस क्वेश्चन आपका डायरेक्ट नहीं आएगा, जब आपका प्रीवियस ईयर अभी दिखाते हैं ना, देखना किस प्रकार का है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता ही नहीं है, ये आपको नहीं पूछेगा जो ये वाला बताओ वेंकटा चिन्नैया राव वाले में क्या हुआ था, ये क्वेश्चन कभी नहीं आपको पूछेगा। ठीक है, अब नवाब ये एक होता है खर्चे पालना अपना, तो इसमें क्या हुआ था, बोला था वही शादी के बाद हमारे बेटी को इतना का रुपए देना पड़ेगा, और कुछ दिन बाद क्या होता है सेम चीज होता है, मतलब दोनों पति के जो लड़की के पिता थे, लड़की के पिता थे, जिन्होंने एग्रीमेंट किया था, खर्चे पालना बोला इतना देना पड़ेगा, बट बाद में क्या होता है, मतलब उसकी पिता की हो जाती है डेथ, और कहीं ना कहीं जो है वो जो है ससुर जी रुपए देना बंद कर देते हैं, तो लड़की कोर्ट जाती है तो सेम चीज होता है। वो बोलता है अरे ये देखो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तुम जो पार्टी इसमें हो ही नहीं हो, हमारे और तुम्हारे पिताजी के साथ हुआ था, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कहीं ना कहीं खत्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता है। बट सेम सिचुएशन प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्शन क्या है, कोई मेजर सेटलमेंट हो गया, मेरे सेटलमेंट हो गया, ये क्या है किसी के बेनिफिट के लिए, तो इस प्रकार का सेटलमेंट है, तो कहीं ना कहीं जो है जो नहीं है स्ट्रेंजर भी कहीं ना कहीं स्यू कर सकता है, तो इंडिया में ये यही वाला डॉक्ट्रिन चलता है। हाँ जी, अब बताओ आप लोग अपना डाउट बताओ। ट्रस्ट इन फेवर और चार्ज इन फेवर क्या है बताएंगे एक बार? ट्रस्ट इन फेवर एंड चार्ज इन फेवर। चार्ज तो वही हुआ ना, जैसे कि केस में मान लो कोई प्रॉपर्टी पे क्रिएट कर दिया चार्ज, प्रॉपर्टी तो दे रहे हैं, मान लो तुमको एक मकान दे दिया और बोला चलो ये मकान तो दे रहे हैं, बट जो है हमारे जो कोई भी रिलेटिव है उसको तुमको जो है 5,000 रुपए का महीना देना पड़ेगा, तो तुमको कहीं ना कहीं देना पड़ेगा। ऐसे ही होता है, जैसे मान लो देख लो ना आप, राजस्थान के कई सारे ऐसे प्रॉपर्टी हैं, उसको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ले ली है, बट कहीं ना कहीं उस पर चार्ज क्रिएट है, तो उसका कुछ हिस्सा जो है रॉयल फैमिली को जो है गवर्नमेंट देती है, कहीं ना कहीं अच्छा जो डाउट तो पूछो, कोई बात नहीं। गौरव भाई अपना माइक बंद कर लो गौरव। हेलो, हाँ बताइए, पूछो जो पूछना। एक्टिविटी ऑफ कॉन्टेस्ट 130 सेकंड है और एक और कौन, तो 25 शॉर्ट में लिख देना, और अगर वो आए सीधा कंसिडरेशन पे आए तब उसका सारा एक्सेप्शन भी लिखना है, और हम तो एक एक लाइन में बताएं, थोड़ा उसको डिफाइन करके लिखना है। ठीक है सर, एक बार सर मैं बोलूंगा, बस ये बता दीजिए ठीक बोल रहा हूँ मैं? अगर कॉन्स्टिट्यूशन पे आता है तो 2D और 25, प्रीविटी पे आता है तो 2D और 25 शॉर्ट में, बस और तो नहीं कुछ लिखना प्रीविटी में सर? नहीं, और 25 को पाने वाले में उसका एक्सेप्शन भी लिखना है, 3 तो लिखना ही है, 6 लिख पाओ तो अच्छा है। जो एक्सेप्टेंस ऑफ कंसीडरेशन है ये प्रीविटी में लिखना है ना ऊपर वाले में लिखना है, फिर गलत आगा तो वो समझ नहीं है ना। 13-14 दोनों के अपने अपने एक्सेप्शंस है। मेरे पूछने का मतलब है कि जो अगर प्रीविटी पे क्वेश्चन आता है तो हम कंसीडरेशन से उसको डिफरेंशिएट कैसे करें? आप जो लिख दो, मतलब कंसीडरेशन शॉर्ट में लिख सकते हो, 2D और 25 शॉर्ट में लिख दो, तो मतलब बिना कंसीडरेशन का कोई कॉन्टेक्ट नहीं होता है, क्या कंसीडरेशन होता है, और इसमें मतलब क्या है कंसीडरेशन, थोड़ा इसको प्रीविटी और कॉन्ट्रैक्ट जो एक डॉक्ट्रिन है, ये कहीं ना कहीं कंसीडरेशन से कनेक्टेड है, इसलिए इसमें कंसीडरेशन क्या है, मतलब मान लीजिए आप अपने भाई के लिए चार्ज कहीं ना कहीं क्रिएट कर रहे हो, किसी के लिए क्रिएट कर रहे हो, तो आपका कंसीडरेशन है ही ना, मतलब क्या किसी आम इंसान के लिए भी करोगे तो कहीं ना कहीं कुछ आपका बेनिफिट है, चाहे आपका कुछ भी हो, आपका वो सेवा किया हो, या आप चाहते हो जो उसका कहीं ना कहीं फायदा हो, जैसे मान लीजिए कोई आपका गारंटर बन रहा है तो उसको तो कोई फायदा नहीं है, बट आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ोगे तो उसमें ये है, जो अगर मान लीजिए पैसा जो दे नहीं रहा है, आप उसका गारंटर बन रहे हो, तो बैंक कहीं ना कहीं आपसे वसूलेगी, तो आपका बोलोगे भाई हमारा क्या फायदा है, ऐसे हम तो बिना कंसीडरेशन का कॉन्ट्रैक्ट क्या लगा, वाइड होना चाहिए, बट बैंक बोलेगी देखो तुमने क्या किया, किसी का गारंटर बना है, मतलब तुम क्या चाहते हो उसको लोन मिले, तो कहीं ना कहीं तुम्हारा कहीं ना कहीं यही हो जाता है कंसीडरेशन, तो इसलिए आपको कंसीडरेशन लिखना है, तब प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लिखना है। बट अगर डायरेक्ट क्वेश्चन है, जैसे आपके 24 का 4
ये नंबर क्वेश्चन है व्हाट लेडी, ये तो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे है, तब तो आप वही कंसीडरेशन थोड़ा बहुत ये लिख के उसका एक्सेप्शन लिख दो। बट मान लो जब आगे की हम क्वेश्चन करें, जैसे 2022 में देख लेते हैं, एक क्वेश्चन तो हाँ पूछिए तब तक। सर इसका एग्जांपल LIC भी हो सकता है ना, कि अगर मेन जो आदमी है वो मर जाए और उसका नॉमिनी उसके ऊपर। हाँ जी LIC भी हो सकता है, यही तो बोले जो भी है कॉन्ट्रैक्ट। और पूछिए। ये क्लैरिफिकेशन आप कीजिएगा कि ये जो इंग्लिश डॉक्ट्रिन है प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन की, वो इंडिया में तो इनएप्लीकेबल है ना, मतलब। हाँ प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन ये होता है नॉन एप्लीकेबल है इंडिया में भी भाई। इंडिया में क्यों नहीं एप्लीकेबल होगा? मान लो तुमसे हमने फीस मांगा और कोई तुम्हारा दोस्त दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन यही होता है, जो मान लो A और B है, ठीक है। आप फिर कोई कंफ्यूज मत होना, एक होता है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन। तो ये प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन पूछ रहे हैं, ये इंग्लैंड का कंसेप्ट है। इसमें ये है जो दो पार्टी होगा तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टी का मतलब उस कंसिडरेशन में मतलब क्या होता है, कुछ पैसा होता है, कुछ अमाउंट होता है, तो कहीं ना कहीं उसी को कहीं ना कहीं देना पड़ेगा। बट इसका एक्सेप्शन ये इंडिया में स्ट्रेंजर भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मान लो जो तुम्हें अगर हमें फीस देना है तो कहीं ना कहीं क्या होता है, दूसरा इंसान भी फीस दे दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तुम्हें लिंक भेज देंगे, क्लास में ऐड कर देंगे। तो ये यहाँ पे कंसिडरेशन के लिए तो हो सकता है, तो इसके बाद ठीक नहीं हो सकता ना वो। फिर क्या बोल रहे हो? वो स्ट्रेंजर जो है वो कंसिडरेशन के लिए तो स्ट्रेंजर हो सकता है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए नहीं होना चाहिए ना स्ट्रेंजर। हाँ कॉन्ट्रैक्ट के लिए नहीं होना चाहिए। बात ठीक है। ये जो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ प्रेसिडेंट्स चलना है। क्या बोल रहे हो? प्रिविटी के हमारे पास डायरेक्ट में कोई भी सेक्शन नहीं है, सिर्फ हमें प्रेसिडेंट्स के अकॉर्डिंगली चलना है। हाँ जी प्रेसिडेंट ही लिखना है, थोड़ा आप कंसिडरेशन लिख सकते हो। और बताओ। बट आपके एक जो है 20 मार्क्स के क्वेश्चन फिक्स आएंगे। हाँ सर जी। हाँ बताइए। इसका मतलब है कि जो हमारा प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ये कंसिडरेशन का इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। हाँ जी हो सकता है, कंसिडरेशन ही तो होता है, मतलब उसी का इम्प्लीमेंट है ना। हाँ जी उसी का है। आप किसी के लिए क्यों चार्ज क्रिएट करोगे? कुछ ना कुछ तो आपका कंसिडरेशन होगा ही, तभी आप चार्ज क्रिएट करोगे, नहीं तो अनजान इंसान के लिए कोई नहीं करता है। ये देखो 2021 में 20 नंबर का आया है, ये भी उसी पे प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे ही है। मतलब समझ गए ना, इसी दो कंसेप्ट से आपके आएंगे, एक तो एक्सेप्शन से आएगा और एक प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से आएगा। ठीक है देखो, जैसे ये वाला क्वेश्चन कर लोगे, ए ओल्ड लेडी granted an estate to her son B with a direction that B should pay an annuity of Rs 10,000 to a brother X. The same day B made a promise with X that he would pay annuity being aggregate intended to, ठीक है, thereby seek your advice. What advice मतलब तो आप क्या दोगे एडवाइस, बोलो। मान लो ये जो है कि किसी की वो है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सर ये तो एग्जैक्ट सेम वही केस ही है जो अभी। हाँ वही तो मिल जाएगा ना जी। वही आप लिखोगे, ये सब लिख देना। कंसिडरेशन क्या होता है, पास्ट कंसिडरेशन, प्रेजेंट कंसिडरेशन, फ्यूचर कंसिडरेशन, सेक्शन 2D, सेक्शन 25 शॉर्ट में। फिर प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसका एक्सेप्शन क्या होता है, फिर केस लिख देना, आपको डिसीजन अपने आप 5-6 पेज हो ही जाएंगे। ठीक है, अब दूसरा टॉपिक शुरू करें, इसमें समझ में आ गया तो ठीक है। ठीक है तो आपके 60 नंबर हो गए। दोनों टॉपिक दोनों एक में आएंगे या फिर अलग अलग आ सकता है, मतलब आपको ये ध्यान रखना है। अगर फिर से बोले प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आए तो 60 नंबर 70 नंबर केस लिख देना। अगर नॉर्मल आए, जैसे कि आपको 3 सिचुएशन दिए हैं ना, मान लीजिए कोई टाउन हॉल बनाने आए, कोई मंदिर बनाने आए, कोई मस्जिद बनाने आए, तब आप 13, 14, 15 लिख देना। ये आप ध्यान ही कर लो, इसी प्रकार का आएगा। अगर मान लीजिए कोई मंदिर बन रहा है, टाउन हॉल बन रहा है, मस्जिद बन रहा है, तब आपको 13, 14, 15 लिखना है। बट अगर चार्ज क्रिएट कर रहा है, मतलब ये इस प्रकार का है, तब हो रहा है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 16, 17 आएगा। और बताओ। एक क्वेश्चन है सर, आपने प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन अगर आता है तो उसमें आप कंसीडरेशन के बारे में लिखने के लिए भी बता रहे हैं, वैसा क्यों है?
कंसिडरेशन है ना, तुम प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्यों ही कर रहे हो दूसरे इंसान पे? तुम्हारी मान ली कोई प्रॉपर्टी है, तुम किसी को भी क्यों दोगे? बोलो, ऐसे तो दोगे नहीं, कुछ तो तुम्हारा होगा ना कंसिडरेशन, ऐसे तुम दे दोगे किसी को? ओके, तो बेसिकली हमें कंसिडरेशन एक्सप्लेन इसलिए करना होगा कि टू टेल कि कहाँ से कहाँ कंसिडरेशन जा रहा है, वो बिल्कुल कंसिडरेशन एक्सप्लेन करना होगा। बिल्कुल। इसी जो केस में महिला ने अपने भाई के लिए क्यों किया है, किसी अनाथ बच्चे के लिए कर देती, अनाथ के लिए भी किया जा सकता है, बट आपका कंसिडरेशन क्या है? समाज में उत्थान हो, अनाथ बच्चे को मिले, कुछ ना कुछ आपका कंसिडरेशन होगा ही, समझे जी? हाँ ठीक। तो अब टॉपिक पे आ जाए, बताओ सर 2 मिनट का ब्रेक दे दीजिए। ठीक है, 2 मिनट नहीं, 7:46 में 7:50 तक का 4 मिनट का दे देते हैं, ले लो 4 मिनट का। लेकिन जो 7:50 में सब आ जाना, नहीं तो हम क्लास स्टार्ट कर देंगे। कोई भी टॉपिक छूटेगा समझो 20 नंबर गया, और क्लास थोड़ा जब तक कॉन्टैक्ट खत्म नहीं होगा तब तक चलेगा। तो पानी उनी पी लो, मतलब ये मत सोचना बीच में हम छोड़ेंगे ही नहीं, आज कॉन्टैक्ट खत्म होके ही होगा क्लास खत्म, ठीक है? सर एक रिक्वेस्ट बस है, मतलब जैसा आप शुरू के 2 टॉपिक्स में किया था कि मतलब आपने टॉपिक बताया और उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर बता दिया था कि ये वाला आ गया, अगले वाले में भी मतलब टॉपिक 6 में भी प्लीज ऐसे ही कर देंगे क्या? प्रीवियस ईयर आपका सारा डिस्कस होगा ही, तो तभी तो बोले काफी वो ठीक है, मतलब आप कर रहे हैं वो एकदम सही है। मैं कह रहा था कि जैसे ही आप टॉपिक बताए उसके बाद बता देंगे कि ये क्वेश्चन था इस साल में जो आया था इस टॉपिक से। मतलब आपका जो है 2 टॉपिक के बाद सारा प्रीवियस ईयर ही होगा, अभी देखते जाओ ना, बस क्लास साथ बने रहो। 2024 से लेकर 2015 तक का प्रीवियस सारा करके ही खत्म हो, चाहे समय नहीं क्यों नहीं बजेगा, क्यों टाइम है नहीं, तो इसलिए आराम से पानी पी लो। 7:50 में मिलते हैं, ठीक है? ठीक है, पानी उनी पी लो। चलो 7:50 और 7:52 में मिलते हैं, 5 मिनट का ब्रेक दिए सबको, ठीक है? 7:52 पे सारे आ जाइए, ठीक है? 5 मिनट में, ठीक है? बाय बाय जी। ठीक है, 7:52।